ऑल राइट, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मेरा नाम है अक्षत शर्मा। आप देख रहे हो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एंड अमेजिंग सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 एंड द लास्ट लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 4। आज तो मतलब हम चैप्टर को ख़त्म करके ही रहेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। व्हाट आर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स? पहली बात तो आपको एंग्जाइटी का मतलब पता होना चाहिए। आपको एंग्जाइटी का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज एंग्जाइटी? एंग्जाइटी होती है अ डिफ्यूज वेग एंड वेरी अनप्लेजेंट सेंस ऑफ फियर एंड अप्रीहेंशन। और यहाँ मेरे को दिख रहा है कि मेरा कैमरा आ रहा है, मेरा कैमरा आ रहा है, चलो ठीक है। सो व्हाट इज इट? हाय हाय शुभांशु, क्या हाल चाल? तो एंग्जाइटी इज डिफ्यूज्ड वेग एंड वेरी अनप्लेजेंट सेंस ऑफ फियर एंड अप्रीहेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड एंग्जाइटी जीवन में काफी बार पूछा जाता है अगर आप साइकोलॉजी लेते हो तो। फियर इज अबाउट टुडेज सिनेरियो, मेरे साथ इस समय आज क्या हो रहा है। एंग्जाइटी इज अबाउट फ्यूचर एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर फियर, कि भाई मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फियर एंड एंग्जाइटी। इट इज अ डिफ्यूज्ड फीलिंग। डिफ्यूज मतलब अगर बत्ती कभी जलाते हो, धूप बत्ती कभी जलाते हो, तो उसकी ऐसे उड़ते 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 पूरे कमरे के अंदर डिफ्यूज हो जाती है ना उसके पार्टिकल्स। यानी ये एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, आपकी थ्रू आउट द माइंड इसकी दिक्कत चलते रहती है। और ये होता है हमारे साथ। जब हम एंग्शियस होते हैं तो ना हमसे पढ़ा जाता ढंग से, ना हमसे ढंग से खाना खाया जाता, कुछ भी काम अच्छे नहीं होता है। कई बार हम ज़्यादा खाने का मन कर जाता है। वेग है, आप इसको समझ नहीं सकते बड़ी इजीली। वेरी अनप्लेजेंट है, श्योरली अनप्लेजेंट तो होती है। अ सेंस ऑफ फियर एंड अप्रीहेंशन, ये एंग्जाइटी की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लोगों को होते हैं अगर आप देखो तो आपकी सोसाइटी के अंदर। कैसे भैया? आप देखो काफ़ी बच्चों को पैनिक अटैक्स आते हैं, राइट? दोज पैनिक अटैक्स आर इनसाइड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कॉल्ड एज पैनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक एंड एंग्जाइटी अटैक ये भी हमें पता होना चाहिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, चलो। यस, मैं बहुत बढ़िया हूँ शुभांशु, आई होप आप भी अच्छे हो। चलो लेट्स कंटिन्यू अहेड। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी? बड़े इजी सिम्टम्स है भैया। जो भी आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आता है, चैप्टर नंबर 3 के स्ट्रेस रिस्पॉन्स अगर आपको याद हो, वही सब चीज़ें इसमें है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज स्वेटिंग, डायरिया। कई लोगों को डायरिया, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। ऑपोजिट ऑपोजिट होते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो होती है, इसके पीछे भी कॉजेज होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको हो सकता है इंसोम्निया हो सकता है, यानी आपको नींद ही ना आए, या फिर आप टू मच सो भी सकते हो। तो ये सब कुछ भी हो सकता है। मोस्टली इंसोम्निया ही होगा सिंस आपकी बॉडी में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, सो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्रीदिंग रेट, हाई हार्ट रेट, एवरीथिंग हैपन्स। ये आपकी बॉडीली रिस्पॉन्स है। आप खुद सोचो, जब आपको एंग्जाइटी होती है आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, आपकी जो सांसों की वो बढ़ गई है। एंड अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, तो हार्ट रेट बढ़ गई तो बीपी बढ़ गया। स्वेटिंग होती है, ऑब्वियसली जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमें स्वेटिंग होती ही है। डायरिया, लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तभी आप देखते हो स्कूल में जब पेपर हो रहा होता है, अगर मुश्किल पेपर है, बहुत सारे बच्चे सुस हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें चीटिंग करनी है, कईयों को करनी भी होती है, बट काफ़ियों को इसलिए भी क्योंकि उनको स्ट्रेस रिस्पॉन्स इतना हाई होता है, उन्हें एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें सुसु बहुत आती है। सो ये बात होती है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आई हो, सुसु वाली खासकर। ठीक है, नाउ अब कौन से हमारे पास एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास इस लय में है 4 एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है हमारा जीएडी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑल नोन एज जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कुछ भी कह लो। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, इसके जैसा ही लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर बच्चों में होता है कि आप अपने अपने एक ऐसी अटैचमेंट फिगर है जिससे दूर नहीं होना चाहते और उसमें बहुत रोते हो। आखिर में आता है स्पेसिफिक फोबियाज। इसमें और भी चीज़ें होती है, जैसे इसमें होता है सोशल फोबिया, जिसे कहते हैं सोशल एंग्जाइटी भी कहते हैं, है ना। ये सब अभी पढ़ा नहीं रहे। अगोरा फोबिया होता है, जो कि मेरे ख्याल से इसी में आ जाएगा। अगोरा फोबिया थोड़ा सा एनसीईआरटी में गलत तरीके से डिस्क्राइब्ड है। आई विल डिस्क्राइब यू एक बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले जीएडी की बात करते हैं, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जीएडी की फुल फॉर्म क्या है जी? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। भैया ये है जीएडी की फुल फॉर्म। ठीक है, अब ये जीएडी क्या है? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये बड़ी जनरल है। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? जनरल होने की, जर्नल बोल रहा हूँ मैं।
सबसे बड़ी दिक्कत जनरल होने की ये है कि ये जो एंग्जाइटी हो रही है, भर भर के जो एंग्जाइटी हो रही है, जो कि प्रोलॉन्ग्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक चल रही है, ठीक है जी, जो कि लंबे समय तक चल रही है, वेग है बड़ी। वेग का मतलब क्या, आपको अगेन नहीं पता, अनएक्सप्लेन्ड, एंग्जाइटी तो वेग और अनएक्सप्लेन्ड होती है, तो प्रोलॉन्ग्ड है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लंबे समय तक चलने वाली चीज है। इंटेंस फियर, देखो इंटेंस फियर है, बट एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, ये चीज, इट हैपन्स विदाउट एनी कॉज। भैया आपको पेपर की एंग्जाइटी होती है, तो आपको पता है एग्जामिनेशन एंग्जाइटी कहते हैं उसे, आपकी बुक के अंदर मेंशन भी है इसके बारे में। भैया एंग्जाइटी, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी तो हम समझ सकते हैं, क्यों समझ सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कॉमन सेंस बात है, वो हो रही है ड्यू टू योर एग्जाम। सपोज आप एक नए बंदे से मिलने जा रहे हो, तो आपको सोशल एंग्जाइटी हो रही है, आपको नए नए बंदे से बात करने में दिक्कत हो रही है ना, तो वो सोशल एंग्जाइटी होगी, उसका भी एक कॉज है। बट जीएडी के अंदर आप सडनली गाड़ी चला रहे हो, आपकी बुक में एग्जांपल भी दे रखा है एनसीईआरटी में, आप गाड़ी चला रहे हो, सडनली आपके बहुत तेज सीने में दर्द शुरू हो जाता है ना, जैसे ही बहुत तेज आपका सीने में दर्द शुरू हो जाता है, भाई साहब आप परेशान से हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। ऑल ऑफ दिस ये क्या है, आपका जीएडी का है, आपको पता नहीं क्यों हो रहा है, बट आपको बहुत तेज सीने में दर्द है, हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ चुका है, हर चीज बढ़ चुकी है। एवरीथिंग हैपेंस विदाउट अ कॉज। व्हेन एंग्जाइटी ऑकर्स विदाउट एनी कॉज, इट इज व्हाट, इट इज जीएडी। अगर उसका हमारे को कॉज पता है, सडन सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी है, व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट, तो वो हो जाता है पैनिक डिसऑर्डर। जीएडी और पैनिक डिसऑर्डर में ये डिफरेंस है, जीएडी विदाउट एनी कॉज के बहुत सारी एंग्जाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर में तभी एंग्जाइटी हो रही है जब कोई चीज सामने प्रेजेंट है। आई होप ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हुई, और जो लोग आ रहे हैं लाइक तो करते जाओ यार, लाइक करते हो तो हमें अच्छा लगता है। नाउ सिम्टम्स पे आते हैं, किस पे आते हैं, सिम्टम्स पे आते हैं भैया। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात, द पर्सन वरी एंड अप्रीहेंसिव फीलिंग अबाउट द फ्यूचर, फीलिंग ऑफ फ्यूचर, अप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, डर की फीलिंग कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा, तो वरी है, बहुत ज़्यादा डर है कि जीवन में आगे क्या होगा। हाइपर विजिलेंस, हाइपर विजिलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाना, हर चीज़ को स्कैन कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, ऐसे, सॉरी गाइस, सो अपने एनवायरनमेंट में हर चीज़ को स्कैन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये एकदम हाइपर विजिलेंट, आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी हैं और हर चीज़ को ऑब्जर्व करें केयरफुली, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, सो दैट इज हाइपर विजिलेंस। अच्छा जी, और क्या होता है, कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग एनवायरनमेंट फॉर डेंजर, अगेन मोटर टेंशन, भैया एकदम अकड़ी हुई मसल्स है, कभी भी फाइट वर्सेस फ्लाइट सिमिलर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है, एकदम अकड़ी हुई मसल्स है, रेस्टलेस है बंदा, बेचैन है, उसके हाथ पैर चलते रह रहे, विजिबली शेकी एंड आपके ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है विजिबली शेकी वाला चीज़ है, ये इसी वजह से होती है, ये विजिबली शेकी एंड टेंस, ठीक है, तो विजिबली शेकी एंड टेंस जो है वो इसी वजह से हो रहा है भाई बंदा, क्यों, क्योंकि वो एंग्जाइटी के सारे सिम्टम शो कर रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, हाइपर विजिलेंस इंपॉर्टेंट है, वरी एंड एप्रीहेंशन अबाउट फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, और मोटर टेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपका पेपर में लिख के ही आने होते हैं। गुड रोहित जी, थैंक यू। नाउ हे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। वेल आपको पता है सीयूईटी यूजी का एग्जाम 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। दोज आर दी एग्जाम जिनको आपको क्रैक करना जरूरी है टू गेट अ ग्रेट कॉलेज फॉर साइकोलॉजी। वेल साइकोलॉजी डोमेन की दी बेस्ट क्लासेस आर बैक अगेन। 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of April इज फ्रॉम साइको प्रोडिजी। हमारे पिछले सालों में इतने सारे टॉपर्स रह चुके हैं इन सीयूईटी एंड यू कैन बी वन एज वेल विद माई 1-to-1 गाइडेंस। आप हमारा अमेजिंग क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पे फॉर ऑल द डिटेल्स। तो ये हो गए जीएडी के सिम्टम्स। जीएडी कैसे होता है, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कॉज। अब आते हैं पैनिक डिसऑर्डर पे। पैनिक डिसऑर्डर, इट इज रीऑकरेंट, बार बार आने वाले पैनिक एंजाइटी अटैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर बार बार आने वाले एंजाइटी अटैक्स, एंजाइटी के अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, सडनली आपका हार्ट ऐसे बढ़ने लग जाता है या धीरे धीरे बंद होने लग जाता है, राइट। इधर क्या है, रीऑकरेंट एंजाइटी अटैक में मतलब भैया रीजन के, भैया जी बिना रीजन के, आई गेस आप कहना चाहते हो, बिना रीजन के होता है जीएडी और विद रीजन होता है पैनिक अटैक। ये देखो, पैनिक डिसऑर्डर के अंदर रीकरेंट एंजाइटी अटैक्स हैं जिनको हम आगे जाके पैनिक अटैक बोल देते हैं। ये देखो, ये पैनिक अटैक्स हैं आपके, ठीक है।
एंजाइटी अटैक्स, जो अब एंजाइटी अटैक क्या होता है? सडन सर्ज। सर्ज का मतलब होता है एक साथ बहुत सारा बढ़ जाना। सपोज ये आपकी एंजाइटी का लेवल है ऑन अ ग्राफ, ठीक है? तो अगर मैं आपको ग्राफ के ऊपर आपकी एंजाइटी बना के दिखाऊं, तो सडन सर्ज का मतलब कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे एकदम से बढ़ गई और एकदम से कम हो गई। ये सडन सर्ज है, एकदम से बहुत सारी एंजाइटी आ गई। सडन सर्ज ऑफ इंटेंस फियर एंड एप्रीहेंशन, एकदम से बहुत सारी इंटेंस फियर एंड एप्रीहेंशन हो गई। क्यों? राइजिंग टू अ पीक। सबसे ज्यादा हाई कब जा रही है? व्हेन अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई इज प्रेजेंट। जब कोई एक चीज आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तब हम कहते हैं भैया ये बंदे को क्या हो रहा है? एंजाइटी अटैक हो रहा है, ऑल्सो नोन एज पैनिक अटैक हो रहा है। ठीक है? पैनिक अटैक कब होता है? जब किसी चीज के बाद कोई स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आयरन मैन 3 देखिए। आयरन मैन 3 के अंदर टोनी स्टार्क को पैनिक अटैक आता है। अच्छा जी, कब आता है? ये देखो इमेजेस दिखाता हूं मैं आपको। 2-3 जगहों पे पैनिक अटैक आता है। जैसे कार के अंदर एक बार उसे पैनिक अटैक आता है। आयरन मैन 3 के अंदर वो सीन जब वो छोटे बच्चे से मिलता है, ठीक है? तो ऑल ऑफ दिस हैपेंस। रिमेंबर, आपने अगर वो मूवी देखी हो एंजाइटी अटैक वाला सीन, तो उसके अंदर क्या होता है? बच्चा उसको मिलता है, वो बच्चा उससे पूछता है कि आपको क्या हो गया। आई गेस दिस इज द सीन। तो बेसिकली उसके अंदर वो बताता है, और जैसे ही वो बच्चे को कहता है कि प्लीज़ इस बारे में बात मत करो, इस सीन के आसपास, इस सीन के आसपास वो कहता है प्लीज़ इस बारे में बात मत करो। कहता है नहीं, लेकिन आप मेरे को बताओ आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। और वो एकदम सडनली गाड़ी से बाहर उतरता है और वो लेट जाता है। कहता है हाँ हाँ हाँ, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसको सडन सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी हो गया था। सडन सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी हो गया था। क्यों? क्योंकि एक स्टिमुलस प्रेजेंट था। स्टिमुलस किस चीज़ का प्रेजेंट था? वो कॉज। वो कॉज क्या है कि भैया आयरन मैन ने अपना देखा था, ठीक है जी? कोई कंट्री का नाम था, आई डोंट नो अब ये कंट्री का नाम क्या था, बट ये ऐसा सीन जरूर था एंग्जाइटी अटैक का। बहुत लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन डिसऑर्डर। पैनिक अटैक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्टिल अ लिटिल लेस, क्योंकि उसमें कॉज नहीं पता होता, बट पैनिक डिसऑर्डर के अंदर में पता होता है। अब आप आगे जाके पढ़ोगे ना, इन्हीं के अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं, रिकरेंट, एपिसोडिक, ये सब आ जाते हैं। तो अभी का तो कोई सीन है नहीं लेकिन उनमें, ठीक है? आगे चलते हैं। तो पैनिक डिसऑर्डर भी हमने पढ़ लिया। सिम्टम्स क्या है? वो ही सारे सिम्टम्स हैं, बस उल्टे सीधे करके लिखे हुए हैं। अरे भैया एंग्जाइटी तो सब में ही हो रही है, तो कुछ भी कर लो बात तो वही पड़ेगी। क्या है भैया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, चक्कर आना, ट्रेम्बलिंग, हाथ पैर कांपना, हेडेक, सर दर्द होना, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, इन्हें लगता है भाई मेरे को एंग्जाइटी हो रही है कहीं मैं पागल ही ना हो जाऊं। लूजिंग कंट्रोल, कि मैं अपने जीवन में कंट्रोल ना खो दूं और मैं मर ना जाऊं। इन्हें ऐसी ऐसी चीजें फील होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, मैं पागल ना हो जाऊं, अपने आप में कंट्रोल ना खो दूं और मर ना जाऊं। चलो, मैं काफी पानी पीता हूँ, पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बाद पैनिक डिसऑर्डर समझ आया? जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बाद बताओ, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे बड़ा फेवरेट टॉपिक नियरली हर बच्चे का, दैट इज बताओ, फोबियाज, ठीक है? अब हम करेंगे फोबियाज। अब फोबिया क्या होते हैं? हमने भैया जनरली किसे होता है? भैया जनरली किसे होता है? जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी को भी हो सकता है यार, ये एक डिसऑर्डर किसी को भी हो सकते हैं। अब ऐसे किसी को होता है, हाँ, अब इसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। क्या कहते हैं हम इसे? एपिडेमियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस टू हुम, और किस अमाउंट में। एपिडेमियोलॉजी, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, ठीक है जी? एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? यही बताती है कि किसे होता है, कैसे होता है, क्या वुमेन में ज़्यादा होता है, क्या मेल्स में ज़्यादा होता है। तो इस एपिडेमियोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करनी पड़ेगी। बट ये सारे डिसऑर्डर किसी को भी हो सकते हैं, नाम जात पात पूछ के थोड़ा डिसऑर्डर होते हैं भाई, है ना? कॉमन सेंस बात है। चलो अब आते हैं फोबियाज पे। फोबिया बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने बहुत सारे फोबियाज का बचपन से नाम सुना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रोफोबिया। व्हाट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया? ठीक है, अच्छा जी। और क्या होता है? हीमो हाइमो हाइमो है ना, हाइमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, है ना? एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर, है ना? अब ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, हाइड्रोफोबिया, हाँ वो एक्वाफोबिया नहीं होता, वो हाइड्रोफोबिया होता है।
तो ये सारे फोबियाज हो गए। पता है दुनिया में दो चीजें होती है, इधर यू लव समथिंग अ लॉट, इधर यू फियर समथिंग अ लॉट। सो इधर देयर इज फीलिया, either it is phobia. So if you have hydrophilia, that is you love water a lot. If you have hydrophobia, you are scared of water a lot. ठीक है, तो हाइड्रोफीलिया हाइड्रोफोबिया के बीच में ये डिफरेंस होता है। समझ आई बात? तो what is a phobia? Phobia is an irrational fear, very important. Irrational fear related to a specific object, people or situation. Irrational क्यों है ये irrational इसलिए है क्योंकि ये ऐसा है कि ये नॉर्मल फियर से बहुत ज़्यादा है, और कई बार ये ना लगता है लोगों को कि नहीं यार ये बंदा ओवर रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, आपने सपोज एक देख लिया कॉकरोच देख लिया, ठीक है, आपने कॉकरोच देख लिया आपके कमरे में। अब आम आदमी को भी डर लगता है, हर किसी को डर लगता है भैया, ठीक है। अब आपको डर लगा तो आपने क्या किया, या तो आप उस कमरे से निकल गए या भाग गए या आपने कुछ भी किया, आपने उसे मार दिया। ये होता है नॉर्मल फियर। लेकिन सपोज आपने देख लिया कॉकरोच, अब आप उसको उस अपने बिल्डिंग को छोड़ के बाहर चले गए, बाहर क्या अपनी सड़क से भी बाहर चले गए और अपने दूसरे घर के पास जाके खड़े हो गए कि हमारे घर के अंदर क्या है, हमारे घर के अंदर एक बड़ा सा एक कॉकरोच है, इसलिए मैं अपने घर में नहीं जाऊँगा। कैन यू अंडरस्टैंड कि चीज़ थोड़ी गलत हो रही है? और ये जो गलत हो रही है वही हम बात समझना चाहते हैं कि दिस इज व्हाट इरैशनल फियर मीन्स। एक बंदे का कॉकरोच से डरना और उसको मार देना या उससे बचना इज अ नॉर्मल फियर, बट उसके लिए वजह से पूरा घर छोड़ देना, लोगों को छोड़ देना, ये क्या होता है? ये होता है इरैशनल फियर। ठीक है, ये क्या होता है? इरैशनल फियर, चीज़ों से हद से ज़्यादा डरना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, अरे हम भी जानते हैं कि कई लोगों को घुटन होती है, बट उस चीज़ को इतना ले लेना कि आप लिफ्ट में ही नहीं चढ़ोगे कभी जीवन में, कभी अकेले कमरे में नहीं बैठोगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ये सब बताती है कि वो एक इरैशनल फियर है। क्या है? एक इरैशनल फियर है। जंप वाला भी एग्जैक्टली। चलो अब हम बात करेंगे 3 प्रकार के फोबियाज की इस चैप्टर में, स्पेसिफिक फोबिया, अगोराफोबिया और सोशल फोबिया। ठीक है जी, सबसे पहले स्पेसिफिक फोबियाज। दे यार इरैशनल फियर्स ऑफ समथिंग, सिंपल सी बात है, सारे हमें पता ही है। इरैशनल फियर्स ऑफ समथिंग कोई भी हो सकता है, हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना, हीमोफोबिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। पारस कावे डेका सॉरी डेका ट्रायोफोबिया, पारस कावे डेकाट्रायोफोबिया, ये एक उसका नाम है। अब आपका सॉरी आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, ये लो जी। अब बताओ, इसको मैं कहूँगा गूगल करके मेरे को बताना इसका मतलब क्या होता है। पारस कावे डेकाट्रायोफोबिया, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 हमारी टीचर ने ये शब्द सिखाया था हमें। बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है इसका। इट्स अ फोबिया ऑफ समथिंग, बट किस चीज़ का, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो स्पेसिफिक फोबियाज ये होते हैं। आगे चलते हैं, ये आपका होमवर्क है, इंटरेस्टिंग होमवर्क है। अब बात करते हैं हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी सोशल फोबिया। ऐसे लोगों को ना सोशल गैदरिंग्स में जाने में बड़ा डर लगता है। देयर इज फियर एंड एम्बैरेसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स। बहुत ईजी सी बात है, लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, लोगों के बीच में रहने में डर होता है। बस बताओ, एक ही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की तरफ से। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है? फियर एंड एम्बैरेसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स, ये होती है सोशल फोबिया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें फियर एंड एम्बैरेसमेंट को, तो क्या कहोगे भैया कि सपोज एक बंदा है, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल, ही इज़ अब देखो ये सोशल फोबिया का बड़ा अच्छा हमने कहते हैं इट इज़ मोर एक्सट्रीम दैन शाइनेस। लोगों को लगा कि ये बंदा शाई है, बट ये बंदा एक्सट्रीम है, ये हद से ज़्यादा एक्सट्रीम है शाइनेस से। अगर कोई बंदा शाई होता है और उसे कुछ चाहिए होता है तो एटलीस्ट मांग तो लेता है, बट ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। समझ रहे हो? तो शाइनेस इज़ देयर, तो फियर एंड एम्बैरेसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स इज देयर। और क्या होता है, और क्या होता है सोशल फोबिया के अंदर? सपोज एक बंदा है क्लास के अंदर बैठा है, तो भैया वो किसी से बात नहीं करेगा, कोई बंदा कह रहा ना हाय तो डर के भाग जाएगा। दैट इज सोशल फोबिया, लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा डर लगना, दैट इज सोशल फोबिया। चलो आगे चलते हैं, अगली चीज़ है अगोराफोबिया। ये उसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत है। अब अगोराफोबिया, अगोराफोबिया होता है या अगारोफोबिया होता है? बताओ, लेट्स चेक। अगोराफोबिया होता है, राइट।
Well, you have started CUT UG साइकोलॉजी की प्रेप, लेकिन यू स्टिल डोंट नो व्हाट आर द बेस्ट एमसीक्यूज जो कि क्वेश्चन पेपर में आएंगे. CUT UG एडवांस टेस्ट सीरीज बाय साइको प्रोडिजी इज द ओनली टेस्ट सीरीज दैट यू नीड, एंड टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, CUT UG एडवांस टेस्ट सीरीज में टोटल 30 हमारे मॉक टेस्ट है, जिसमें 20 तो सिर्फ चैप्टर वाइज ही हैं और बाकी के 10 फुल सिलेबस हैं. ये जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. पिछले 3 साल में काउंटलेस टॉपर्स इन टेस्ट को करके आए हैं. यू कैन बी वन एज वेल. जॉइन आवर टेस्ट सीरीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. अगोराफोबिया ही होता है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. फियर ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशंस, दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. एनसीईआरटी कहती है इट इज फियर ऑफ गेटिंग इनटू न्यू सिचुएशन. नो, इट्स नॉट. करिश्मा, आप 30% सही हो, बट ये कंप्लीटली वो चीज़ नहीं है. इट इज़ नॉट जस्ट फियर ऑफ फ्राइडे, इट इज़ द फियर ऑफ सम स्पेसिफिक फ्राइडे. इट इज़ द फियर ऑफ सम स्पेसिफिक फ्राइडे. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है. पारस कावे डेका, हाँ, फ्राइडे द 13th. तो क्रिश्चियंस के लोग मानते हैं कि फ्राइडे जब किसी 13 तारीख को अगर फ्राइडे पड़ जाता है, जो कि आई गेस अभी इसी महीने, पिछले महीने ही था, तो वो काफ़ी गंदा दिन होता है. और वो उस दिन सारी भूत प्रेत आ जाते हैं, सब चीज़ें बुरी बुरी होती हैं, अनलकी चीज़ें होती हैं. जबकि हम तो ऐसा कुछ नहीं मानते, बट वो लोग मानते हैं. तो इस चीज़ के फियर को, इतना इंटेंस फियर है 13 द फ्राइडे द 13 का. वो बंदा घर से बाहर नहीं निकल रहा हो, किसी से बात नहीं कर रहा, ये सोच रहा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खराब होता रहेगा. दैट इज पारस कावे डेकाट्रायोफोबिया. देखा है ना, इंटरेस्टिंग. हाँ, चलो आगे चलते. अब हम कहाँ चल रहे हैं भैया? अब हम चल रहे हैं अगोराफोबिया. अगोराफोबिया होता है फियर ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशन. यहां तक सही है. न्यू सिचुएशंस फ्रॉम विच द पर्सन might not be able to come out. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगोराफोबिया एक्चुअली ये होता है. क्या होता है कि भैया बंदे को डर है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में चले जाऊंगा जहां से मेरा बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसी जगहों से जहां से मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. एग्जाम्पल क्राउड, एग्जाम्पल म्यूजिक कॉन्सर्ट, एग्जाम्पल शॉपिंग मॉल. इतने सारे लोग हैं, मैं इनके बीच से बाहर आना, मेरा हो सकता है कि मैं इनके बीच से इस सिचुएशन से ना निकल सकूं. और अगर हम अगोराफोबिया किसी को करते हैं ना, कम से कम ऐसी 2 प्लेसेस होनी चाहिए जिसको उससे डर लगता हो. एटलीस्ट 2 प्लेसेस होनी चाहिए, और वो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग हो और उन्हें इस चीज़ का डर है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते. दैट इज़ वॉट अगोराफोबिया एक्चुअली इज़. तो कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से ही बताते हैं भैया, because we are not NCERT freaks, we are psychology freaks. We talk about psychology. We do not talk only about what ये NCERT says कर करके. No, we have to study it. So we study it very good. ठीक है? So that is what agoraphobia is. The person is fearful of entering new situations, जिससे बाहर आना उसको बहुत मुश्किल हो सकता है. अब therefore they are afraid of leaving their home. क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो रह सकते हैं और वो काफ़ी शांत जगह है. कोई नई सिचुएशन नहीं है जहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो जाए. सो दिस इज व्हाट अगोराफोबिया इज. समझ आया अगोराफोबिया? अगोराफोबिया समझ आया क्या आप लोगों को? अब इसके बाद हम करेंगे SAD, सैड. सैड माने सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. क्या कहते हैं हम इसे? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं. ठीक है, आगे चले. क्या बोलते हो? आज हम जी भैया, चलो भैया आगे चलते हैं फिर. तो लेट्स गो. तो सैड इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर. सैड के अंदर क्या होता है? द पर्सन इज फियरफुल एंड एंग्शियस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम एन अटैचमेंट फिगर. वेरी इंपॉर्टेंट. उसको एंग्शियस एंजाइटी होती है कि उसकी एक अटैचमेंट फिगर है. इट कैन बी अ पेरेंट, इट कैन बी एक डॉल, इट कैन बी अ टॉय, इट कैन बी एनीथिंग. उस अटैचमेंट फिगर से उसको दूर जाने में, सेपरेशन होने में बहुत डर लगता है. इतना ज्यादा होता है टू एन एक्सटेंट दैट इज जस्ट डेवलपमेंटली नॉट अप्रोप्रिएट. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज डेवलपमेंटली नॉट अप्रोप्रिएट. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीन का टेडी देखा है. मिस्टर बीन कभी अपने टेडी के बिना नहीं रह पाता. उसी के साथ सोता है, उसी के साथ जीता है, उसके साथ रहना चाहता है ना. सो उसका जो टेडी है,
जी, तो वो क्या है, वो उसका दैट इज वॉट इट इज, राइट। वो उसका एक सेपरेशन, एक अटैचमेंट फिगर है जिसके साथ उसकी इतनी ज़्यादा है कि डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट है भैया। एक उम्र के बाद बच्चों को गुड़ियाओं से खेलना छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा गुड़ियाओं के पीछे पड़ा हुआ है, उससे दूर ही नहीं जाना चाहता, तब हमें क्या समझ में आता है कि इस बच्चे को हो सकता है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो। कई बार मोस्टली ये बच्चों के अंदर होता है पेरेंट्स को लेके। सो चिल्ड्रन विद सैड, अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अब इनकी देखो हरकतें देखो। चिल्ड्रन विद सैड में हैव डिफिकल्टी बीइंग इन अ रूम बाय देमसेल्व्स। अगर उनका अटैचमेंट फिगर सपोज मम्मी पापा है, तो अकेले रूम में नहीं रह सकते। अच्छा जी, और अकेले स्कूल जाने में डर लगता है, एंटरिंग न्यू सिचुएशन में भी डर लगता है, क्लिंग टू एंड शैडो देयर पेरेंट्स। अगर उनके अटैचमेंट फिगर पेरेंट्स है ना, जो कि मोस्ट केसेस में होती है, तो वो उनके साथ एकदम चिपक के रहते हैं, जैसे परछाई परछाई बन के रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे, हमेशा उनसे बात करते रहेंगे। तो दैट इज व्हाट दे डू। और ये देखो, इफ सेपरेटेड फ्रॉम देयर अटैचमेंट फिगर्स दे मे इवन स्क्रीम, फस, थ्रो टैंट्रम्स एंड मेक सुसाइडल गेस्चर्स। बच्चा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, मेरे को क्यों दूर कर रहे हो, मारने लग गया, और आखिर में कह रहा कि मैं मर जाऊंगा, सुसाइडल गेस्चर्स करने लग गया। इतने हाई लेवल तक सैड पहुंच जाता है, दैट इज सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर पहुंच जाता है। तो बंदा फियरफुल है ऑफ एंटरिंग न्यू सिचुएशन। हाँ, नॉन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। सो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर यही है भैया। इसके अंदर बंदा बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होता है एक ऐसी फिगर के साथ, और उस फिगर के साथ अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, द पर्सन फील्स सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है कि अगर मैं दूर रहूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। दैट इज़ व्हाट हैपन्स। चलो, तो दिस वाज सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? हाय, चलो, इसी के साथ हमारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं। और अब हम इनके बात करेंगे ओसीडी की, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हमने अभी तक बात करी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। किसकी बात करी? एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की। चलो भाई, अब हमारे पास है ओसीडी, तो थोड़ा सा ही है, ओसीडी पीटीएसडी एक साथ हो जाना है। उसके बाद सोमैटिक सिम्टम्स हो जाएंगे, फिर डीआईडी वगैरह हो जाएगा, फिर आई गेस डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर आ जाएगा, सुसाइड वगैरह, इंटेलेक्ट, फिर ये तो हो ही गया था, ओडीडी, कंडक्ट, ईटिंग डिसऑर्डर। अरे हो जाएगा आज में मज़े से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बाकी सब काफ़ी डिटेल में था, ये दीज आर वेरी स्मॉल, ठीक है। समझ आया ना यहाँ तक? वेल यू वांट टू मेक अ करियर इन साइकोलॉजी, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो कि बीए साइकोलॉजी करूँ, बीएससी साइकोलॉजी करूँ, कौन से कॉलेज से करूँ। वेल मेरे टाइम पे भी ये सेम इशू था, और कोई भी नहीं था मेरे को ये गाइडेंस देने के लिए। आई हैड टू फाइंड माई ओन वे, बट यू डोंट हैव टू, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग काउंसलिंग सेशंस, जिसमें आप 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए मेरे साथ लाइव 1-to-1 बैठ सकते हो विद योर पेरेंट एज वेल इफ दे वांट टू जॉइन इन, एंड हम साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अबाउट योर होल करियर इन साइकोलॉजी। इज इट बेस्ट फिट फॉर यू, व्हाट इज द मनी दैट यू कैन अर्न, कौन से कॉलेज से करना चाहिए, और विच काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट you can become. So if you want to get in a counseling session with me, link is down in the description and also in the comment section. चलो, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। पहली बात तो OCD अकेला एक डिसऑर्डर नहीं है, इट हैज मल्टीपल डिसऑर्डर्स, लगभग 2 से 3 डिसऑर्डर और होते हैं इसमें। OCD, पहली बात तो ना, ये जो इंडियन मूवीज है, खासकर ये हम शक्ल्स, इसके अंदर उन्होंने दिखाया था एक बंदे को OCD होता है। ये इन्होंने इतना खराब किया है ना, लिटरली उसकी फुल फॉर्म पता है क्या बोली थी? ऑब्सेसिव केयर डिसऑर्डर। सालो नाम नहीं पता तो कम से कम थोड़ी रिसर्च तो कर लेते। और मैं बचपन से लेकर अभी तक सोचता था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं होता, ऑब्सेसिव केयर डिसऑर्डर होता है। और उनके हिसाब से तो मतलब ओसीडी सिर्फ और सिर्फ हाइजीन के लिए होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हाइजीन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता। ओसीडी बहुत जगहों पे होता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। चलो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें 2 चीज आती है। ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेसिव बिहेवियर, ऐसा कोई कार्य जो बार बार करने का मन करे। जैसे अगर कोई बंदे को ओसीडी है फॉर हाइजीन, बार बार हाथ धोना इज उसकी ऑब्सेसिव बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर उसको करने की इच्छा नहीं है, वो उसकी जरूरत है। अगर वो नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी उसको, वो करेगा ही करेगा वो कार्य। फॉर एग्जाम्पल, इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग, ऑब्सेसिव थॉट होता है ये, सॉरी, ऑब्सेसिव थॉट। ऑब्सेसिव थॉट क्या होता है? आप किसी चीज के बारे में सोचना खत्म ही नहीं कर पा रहे, किसी चीज के बारे में सोचना खत्म ही नहीं कर पा रहे, सोचे जा रहे हो। आप इनेबल हो कुछ और चीज के बारे में सोचने के लिए। इनेबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। जैसे शुभांशु को कोई लड़की पसंद आ गई,
है ना। शुभांशु को कोई लड़की पसंद आ गई, तो अब क्या हो गया, अब इनके अंदर हो गया भैया ऑब्सेसिव थॉट आ गया है। अब तो ये हर वक्त सोचते हैं हाय वो कितनी सुंदर है, ओए होए वो ट्यूशन जाते हुए कितनी प्यारी लगती है, ओहो वो मोमोज खाते हुए कितनी अच्छी लगती है, वाओ वो मोमोज की सारी चटनी पी जाती है, ओए होए क्या बात है ना। ये क्या है, पूरे दिन सोचे जा रहे हैं, उसके बाद वो तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू, है ना, वो वाला हाल हो रहा है शुभांशु का। तो क्या हो रहा है, ये है हमारा ऑब्सेसिव थॉट। क्या है ये हमारा ऑब्सेसिव थॉट है। तो बस इनएबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब वो दूसरी चीज है कंपल्सिव बिहेवियर। दूसरी चीज है कंपल्सिव बिहेवियर, दैट इज नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन बिहेवियर रिपीटेडली। बार बार किसी एक बिहेवियर को बार बार रिपीट करना उसकी कंपल्सिवनेस है, वो करना ही पड़ेगा उस इंसान के लिए। वो उसको इतना ज्यादा उसकी बॉडी उसे फोर्स करती है, उसका माइंड उसे फोर्स करता है कि वो काम उसे बार बार करना ही पड़ता है। दैट इज इट इज अ कंपल्सिव। कंपल्सिव मतलब कंपल्शन है, यू हैव टू डू इट, देर इज अ नीड टू परफॉर्म दैट बिहेवियर रिपीटेडली। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसको शुभांशु को कंपल्सिव बिहेवियर में क्या हो गया, रोज उनको रात को गुड नाइट, रोज सुबह गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, पूरे दिन आपका सिलेबस पूरा हो गया, अरे आपको साइको प्रोडिजी की यूट्यूब वीडियोस देखनी चाहिए और उनकी मास्टर की बुक लेनी चाहिए, और आपको एमसी साइकोलॉजी मास्टर स्ट्रोक लेनी, साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल लेनी चाहिए, ऑल्सो psychoprodigy.in/store पे जाना चाहिए। हाँ तो आपको ये सब करना चाहिए है ना, तो ये सब करना चाहिए। दिस इज अ कंपल्सिव बिहेवियर। बात करनी है प्यार से, मतलब दिल से बातें ही बातें करनी है, और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, है ना दिल पे मत लो यार, मजाक कर रहा हूँ। और बोलो, और ज़्यादा बोलो तुम, गर्लफ्रेंड अब लो तुम ठीक है। तो दैट इज अ कंपल्सिव बिहेवियर। बीच बीच में देखो हमने वो भी कर दिया अपना प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन एट इट्स पीक। कोई फायदा तो होता नहीं, तुम लोग रिकमेंड वगैरह तो करते नहीं, क्या एडवर्टाइजमेंट किया आपने, अरे मैं बहुत समझदार इंसान हूँ चलो, तो ऑब्सेसिव थॉट एंड कंपल्सिव बिहेवियर। अब वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा फनीनेस से बाहर आते हैं। ओसीडी के अंदर अभी ऑब्सेसिव थॉट और कंपल्सिव बिहेवियर क्या हो सकता है, काउंटिंग, बार बार चीज़ें काउंट करना, है ना। शुभांशु को मैसेज, अच्छा हाँ आज उन्होंने इमोजी 3 इमोजी लगाए, 1 2 3 3, हाँ इमोजी, ओहो बट इन्होंने तो कल 4 इमोजी लगाए थे, लगता है आज ये सैड है, चलो मैं पूछ लेता हूँ इनके साथ क्या हो गया। अब उस लड़की ने बताया कि मेरे बंदे ने कहा है कि मैं तुमसे बात ना करूं तो भैया सपने तो सपने होते हैं, वही हाल हो जाना है ना। तो भैया काउंटिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग, वॉशिंग हैंड्स, टचिंग, ये चीज़ बार बार रिपीटेडली करना, चीज़ों को लाइन से बार बार लगाना, चीज़ों को बार बार चेक करना, है ना, गेट खोल बार बार चेक करना, वॉशिंग हैंड्स बार बार हाथ धोने की ज़रूरत है, जिसको एक प्रकार के ओसीडी को हमारे बॉलीवुड ने पकड़ लिया और खींचेगा, है ना। Cigarette pina is an addiction. Can it be described as a compulsive behavior too? It is a compulsive behavior, but it is not OCD. It is a substance-related abuse disorder. It is a very important. जब हम ये सब देखो, जब हम इनकी बात करते हैं ना, तो एक there is something which we there is something which we call as क्या कहते हैं, differential diagnosis. Differential diagnosis. तो जब हम बंदे को डायग्नोज कर रहे हैं, DSM-5 के अंदर हर एक डिसऑर्डर के बाद ना उसकी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखी होती है कि कैसे आप इसे अलग बाकी डिसऑर्डर से अलग कर सकते हो। तो सिगरेट स्मोकिंग अगर है, इस सब में देखो ये सब जितनी भी चीज़ें ना, दे हैपन विदाउट एनी सब्सटेंस। ये तो आप मानते हो, कोई गांजा नहीं फूका, कोई सिगरेट नहीं पी, कोई दारू नहीं पी, है ना, ये सब हो रहा है विदाउट इट, ठीक है जी। ऑब्सेसिव और कंपल्सिव में डिफरेंस क्या है भैया, ऑब्सेसिव थॉट है, बार बार किसी चीज को सोचे जा रहे हो, उससे सोचने का बंद ही नहीं हो पा रहे। वहीं कंपल्सिव बिहेवियर है, कोई काम करने की जरूरत है, बार बार नहीं किया तो लगेगा कि मर गए, ठीक है, दैट इज इट, दैट इज ओसीडी टुगेदर, ठीक है जी। तो ओसीडी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया वॉशिंग हैंड्स वाला, तो बार बार वॉशिंग हैंड्स और जर्म्स के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, है ना। अगर हम कहें लव वाली ओसीडी, तो भैया उस लड़की, चलो उस लड़की का नामकरण भी करते हैं, उस लड़की का नाम हम रखेंगे कैटरीना, ठीक है, क्योंकि हमारा सुधांशु बड़ा सुंदर है, तो आई गेस, ओह सॉरी कैटरीना तो विक्की को हो गई, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी कोई और सिंगल है क्या बॉलीवुड में, ऑब्सेसिव थॉट एंड कंपल्सिव बिहेवियर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो तो सॉरी भाई,
लेकिन खैर पोपट भी होना ही है, तो फिर तो कैटरीना ही होनी चाहिए। चलो भाई, तो कैटरीना थी वो। अब कैटरीना के बारे में सोच सोच के हमारा लल्लू प्यार से पागल हो रहा है। तो ये क्या है, सोच सोच के सोचना बंद नहीं कर पा रहा, तो दिस इज ऑब्सेसिव थॉट। ऑब्सेसिव थॉट। वही दूसरी तरफ भाई साहब उन्हें मैसेज भेजा जा रहा है रोज, हाय आप कैसे हो, हाय आप कैसे हो, हाय आप कैसे हो। दैट इज कंपल्सिव बिहेवियर। अच्छा, कंपल्सिव बिहेवियर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, विच इज नॉट ओसीडी बट इट इज अ कंपल्सिव बिहेवियर। दैट इज कॉल्ड एज स्नैपचैट स्ट्रीक। कभी करी है? आई हेट पीपल हु मेक स्नैपचैट स्ट्रीक्स। चलो ठीक है, बनाओ, अच्छी बात है, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बना रहे हो। ये काली काली क्यों भेजते हो? नहीं मतलब तुमने इसको जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बना रखी है कि तुम काली काली भेजोगे? भाई कुछ भी दिखा दो यार, कुछ भी दिखा दो, बट ये क्यों दिखा रहे हो, है ना? सो दैट इज द पॉइंट। अच्छा, श्रद्धा, श्रद्धा एक मेरी दोस्त का भी नाम है, पता है, मैं डर गया अभी। ठीक है। सो स्नैपचैट स्ट्रीक, यार तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? मेरे को समझ नहीं आता। भेजनी है तो ढंग से भेजो, वरना मत भेजो। ये क्यों काली काली फोटो भेजते हो? उस पे मंडे टाइम लिख के आ गया, क्या फायदा? अबे आसपास वातावरण दिखा दो, लोगों को दिखा दो, लेकिन नहीं। हाँ जी। तो क्या भैया, बस कंपल्सिव बिहेवियर प्रोलॉन्ग होता है या पर्टिकुलर एक्शन से एसोसिएट होता है? कंपल्सिव बिहेवियर इज नॉट, इट इज अ प्रोलॉन्ग थिंग, बट आपका बार बार करने का मन करता है ना, सिंपल सी बात है। जैसे काउंटिंग, अलग अलग चीज़ों को बार बार काउंट करते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे, है ना? कई बार एसोसिएट होता है एक चीज़ से। इस काली स्ट्रीक का कल मैंने ट्राई भी लगाई थी, आई विश मैं आपको वो दिखा सकती। दैट इज़ टू फनी। अच्छा, इसकी स्टोरी भी लगाई थी, अच्छा जी, क्या बात है। चलो अच्छा, कुछ हो ना हो, इस कमेंट सेक्शन से लोग दोस्त ज़रूर बन जाएंगे एक दूसरे के। अरे शेयर और इंस्टाग्राम विद ईच अदर, शेयर और स्नैपचैट विद ईच अदर, बातचीत करो, अच्छा लगता है। क्या पता शुभांशु की किस्मत खुल जाए। आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंपल्सिव बिहेवियर, नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन बिहेवियर रिपीटेडली। अब ओसीडी के अंदर दो तीन और हमारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर ये देखो काफ़ी खतरनाक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? ये काफ़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक से। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग डिसऑर्डर क्या है? बंदे चीज़ों को एक्यूमुलेट करते रहते हैं अपने घर में। इसका तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और उन चीज़ों से इतनी अटैचमेंट ले लेते हैं, चाहे वो चीज़ कितनी भी बेकार हो, लेकिन उस चीज़ से इतना ज़्यादा उसने अटैचमेंट लगा लिया कि उनको अब छोड़ नहीं पाते, उन्हें कूड़ेदान में डाल नहीं पाते। और ये लोग अपने घर का सारा स्पेस लगा देते हैं इसमें। लाइक लुक एट दिस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ होर्डिंग डिसऑर्डर, एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर घर आफ्टर योर मम्मी लीव्स यू एट योर प्लेस वाइल शी गोज टू नानी का घर, है ना? मैं तो बता सकती हो स्नैपचैट आईडी जमा खोर, एग्जैक्टली जमा खोर कहते हैं उसे, ठीक है जी। 11th ISC हेयर बाय द, अरे 11वीं के बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो एजुकेशनल चीज़ हो गई तो इनके लिए। तो दिस इज होर्डिंग डिसऑर्डर। ये तो लिटरली आलसी का घर लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, दिस इज अ बेटर होर्डिंग डिसऑर्डर। अपने घर में ही जगह नहीं छोड़ते, और ये किसी भी चीज़ को ना छोड़ ही नहीं पा रहे। वाह भाई वाह, व्हाट अ होर्डिंग, व्हाट एन होर्डिंग। देखो बेचारा बच्चे का जीवन भी की माँ बहन एक कर रखी है, क्या हाल कर रखा है, हाय राम। लुक एट दिस होर्डिंग डिसऑर्डर। भाई इन्हें आलस आता है मेरे ख्याल से तो सफाई करने में। लाइक होर्ड ही करना है तो ढंग से होर्ड कर लो, नहीं तो ये क्या हरकतें हैं। वाह 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 वाह, बंदन सबसे अच्छा कपड़े पहने, पूरे घर की हालत देखो। तो दिस इज होर्डिंग डिसऑर्डर एट इट्स पीक, लुक एट इट। कई लोगों को फैशन होर्डिंग डिसऑर्डर होता है, कपड़े होर्ड करते रहते हैं वो अपनी उसमें, है ना? कोई कैसे रह सकता है यहाँ? लोग रहते हैं भैया, लोग बहुत सब ह्यूमन कंडीशन में भी रहते हैं। आगे चलते हैं। ट्रिकोटिलोमेनिया, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी खतरनाक सा। हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, इन लोगों को ऑब्सेशन, एक कंपल्सिविटी होती है टू पिक देयर हेयर आउट। आई नो पीपल हु हैव ट्रिकोटिलोमेनिया, इसको कहते हैं हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। लुक एट दिस इमेजेस देखो, इन लोगों की कंपल्सिविटी है, और ये अपने बाल इतने ज़्यादा निकालते हैं, ये अपने बाल इतने ज़्यादा निकालते हैं कि लिटरली ये गंजे हो जाते हैं कई जगह से। इनके बीच बीच में बॉल्डिंग हो जाती है। कई लोग अपनी आईब्रोज खींचते हैं, कई लोग अपनी आंखों की पलके खींच लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है होर्डिंग डिसऑर्डर इसके अंदर, ट्रिकोटिलोमेनिया के अंदर। इट्स अ गुड डिसऑर्डर, 2 नंबर में आ सकता है। हेयर पिकिंग डिसऑर्डर, लोगों की हालत देखो कैसी हो जाती है, लोग अपनी लिटरली दाढ़ी के बाल खींच रहे हैं, बताओ कितना खतरनाक है। लुक एट दिस काइंड ऑफ बॉल्डिंग क्यों हो रही है बंदे को हेयर पुलिंग। अब पता है इसका इलाज क्या होता है? लिटरली पहली बात तो मेडिकेशन वगैरह दो, और अगर ये ठीक नहीं हो रहा है ना तो बंदे लिटरली गंजे हो जाते हैं पहले ही। और गंजे क्यों हो जाते हैं? देखो ऐसे गंजे हो जाते हैं ताकि उनके बाल ही ना हो, सर पे बाल नहीं होंगे तो वो
कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा हेयर पुलिंग कर लेते हैं कि कई बार खून वून आ जाता है, घाव बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। तो दैट इज़ हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। हर बंदे के घर पे एक कुर्सी होती है जिस पर सारे कपड़े रहते हैं, एक्सेप्ट माइन। हाँ, मेरे घर पे नहीं है, मेरे घर पे उसके ऊपर वॉशिंग मशीन के ऊपर कपड़े रहते हैं। चलो, एक्सकोरिएशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, जैसे हेयर पिकिंग था, अपनी ही खाल खींचना, एक्सकोरिएशन होता है। देखो दिखाता हूँ, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। इमेजेस आपको विचलित कर सकती हैं, व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड। लुक एट दिस, ये इन्होंने अपनी स्किन खींच खींच के घाव कर लिए, ये देखो। और इनको कंपल्सिविटी है, ये एकदम वैसे जैसे आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है और आप अपनी खुजली रोक नहीं पाते। लुक एट दिस, कितने बुरे हाल हो रखे हैं इन लोगों के। लुक एट दिस, हद से ज़्यादा बुरे हाल हो रखे हैं। सो दैट इज एक्सकोरिएशन, ठीक है, दैट इज एक्सकोरिएशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई हो। ओसीडी समझ में आया? ओसीडी में क्या क्या था भैया? सबसे पहले तो ऑब्सेसिव थॉट कंपल्सिव बिहेवियर ओसीडी में, है ना। और उसके बाद 3 अलग डिसऑर्डर है, होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमेनिया, एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन क्या होती है? स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। ट्रिकोटिलोमेनिया क्या होता है? हेयर पुलिंग डिसऑर्डर। और होर्डिंग डिसऑर्डर तो हमें समझ ही आ गया, जो लोग अपने घर में सामान इकट्ठा करते जाते हैं और उस सामान को कहीं फेंक भी नहीं पाते, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट एक्सकोरिएशन इज, ट्रिकोटिलोमेनिया इज, होर्डिंग डिसऑर्डर इज, ओसीडी इज। समझ आई बात? आगे चले, पीटीएसडी चले। पीटीएसडी चले क्या? बताओ, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है क्या? मज़ा तो काफ़ी आ रहा था। चलो, लाइव चैट में भी कोई रिप्लाई ना कर रहा है, क्या हो गया? यस भैया, चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नियरली हर बंदा इसके बारे में जानता है ना। शिरीन इज लाइव, वेरी गुड शिरीन, कीप इट अप। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आपको अगर जिन लोगों को नहीं पता, शिरीन इज माई स्टूडेंट, शी हैज़ बीन टेकिंग आर क्रैश कोर्स, आई गेस इन्होंने क्रैश कोर्स लिया था टर्म 1 वाला, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा शिरीन का। सो पीटीएसडी इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद। व्हाट इज अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट? ऐसा इवेंट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा इवेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, एक खतरनाक इवेंट, नॉट जस्ट लाइफ थ्रेटनिंग, जिनकी ज़िंदगी भी खराब हो गई हो, जिनके जीवन में कुछ खतरनाक सा हो गया हो, है ना। जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक का मैं आपको बताऊं, कई इफ समवन इज रेप्ड, समवन इज किडनैप्ड, किडनैप को और क्या कहते हैं? एबडक्टेड कहते हैं, है ना। किसी के घर पे चोरी हो गई, है ना, तो रॉबरी हो गई किसी के घर पे, सपोज किसी को मारा गया, है ना। ये सब क्या होती है? पीटीएसडी होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक। फॉर एग्जांपल अभी सिद्धू मूसेवाले के साथ जो दोस्त था, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, तो क्लास 12 ले लिए है, हाँ क्लास 12। आंचल भाटिया जी, आपकी बात समझ नहीं आ रही, बट स्टिल थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। एनीवेज, तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल सिद्धू मूसेवाला के साथ जो उसके दोस्त थे, डिड यू सी उनके एक बंदा अभी उसका वो उठ गया है हॉस्पिटल में, तो दैट पर्सन, उस बंदे के लिए एक पीटीएसडी बन चुका है। वो उसको रात को सपने आएंगे कि भाई साहब गोलियां चली हैं, उसको ये सब आएगा। हालांकि वो बड़ा बंदा है, बट हो सकता है उसको तब भी आ जाए। बहुत लोगों को पीटीएसडी होता है। अच्छा, एक फन फैक्ट बताता हूँ इसी से रिलेटेड, पीटीएसडी, क्योंकि रेप केसेस में बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश के अंदर। रेप के ऊपर ना 2-4 अच्छे लॉज है, विच आई पर्सनली लव अलॉट। बहुत अच्छे लॉज हैं। क्या लॉज हैं? सबसे पहले तो जो रेप विक्टिम है, मीडिया अगर उनके बारे में बात कर रही है, तो रेप विक्टिम का नाम, उसके घर वालों का नाम, ये कभी नहीं आता। अगर आप फिर सोचोगे सर निर्भया केस हुआ था, निर्भया केस के अंदर तो निर्भया का नाम है, बट निर्भया वॉजंट द नेम। हाँ हाँ जी, ये इस लाइव सेशन क्लास 12 के लिए है, उनका हमारा टर्म 2 का सिलेबस कर रहे थे बेटा, हम वो कर रहे हैं। नाउ निर्भया के अंदर जो निर्भया नेम है, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द वुमेन हु वाज रेप्ड, इट इज़ द नेम जो लोगों ने दिया कि शी वॉज फियरलेस। यू ऑल नो व्हाट हैपेंड इन निर्भया केस। क्या हुआ था निर्भया केस? आओ देखते हैं, हमारे देश की सच्चाई है, पढ़ना आपको जरूर चाहिए, है ना। द 2012 Delhi gang rape and murder case involved a rape and fatal assault that occurred on 16 December 2012 in मुनिरका, दिल्ली के अंदर, साउथ वेस्ट दिल्ली में। ये देखो, why is she called निर्भया?
The rape laws in India do not permit using a victim's name in media. Hence, various publications gave her different names, out of which Nirbhaya, which means fearless, was widely used. ये निर्भया की मम्मी थी जिन्होंने उनके बच्चों को गोली वो जिस ये इन लौंडों को जब वो हो रही है फाइनली सज़ा हो रही है, आंटी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। ये बताओ इन लौंडों में से एक दो तो नाबालिग भी थे। ये देखो आई गेस ये था और ये था मेरे ख्याल से नाबालिग, अंडर फ्रिकिन 18। मेरे को बोलने में भी शर्म आती है कि लोग ऐसे होते हैं। निर्भया केस के अंदर लिटरली आई गेस इट वाज अबाउट अ बस, द गर्ल वाज इन अ बस और बस के अंदर उसका रेप किया गया। हाँ हर जगह होता है, बहुत जगह होते हैं भाई, रेप्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया, है ना। सो इवन आई हैव सम डेटा इन चैप्टर नंबर 2 एज वेल कि नियरली हर एक घंटे में कहीं ना कहीं एक रेप होता है। सोचो निर्भया केस की अगर हम आपसे स्टोरी बताएं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। देखो सिर्फ साइकोलॉजी नहीं पढ़नी, हमें जीवन में हमें आगे बढ़ना है, ठीक है जी। ऑन जस्ट अनदर चिल डे इन दिल्ली नाइट, निर्भया एंड हर फ्रेंड वर रिटर्निंग फ्रॉम मूवी थिएटर। दे वर वेटिंग फॉर अ बस। वन ऑफ द वुड बी कल्प्रिट कन्विंस देम टू गेट ऑन एन एम्प्टी बस विद टिंटेड विंडोज। वेरी इंपॉर्टेंट, खाली बस में जिसमें टिंटेड विंडोज, वो है ना सड़कें खाली गाड़ी तेज में चलाऊंगा तो काले शीशे वाली गाड़ी में उसको बिठाना। काले शीशे वाली गाड़ियों का हमने बहुत नाम सुना है ना, टिंटेड विंडोज, ब्लैक टिंटेड विंडोज, बहुत अंग्रेजी गानों में पंजाबी गानों में इनका वो होता है ना। ये देखो दिक्कत पता है क्या होती है, इनकी वजह से अंदर की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। दैट इज़ वाई व्हेन शी वाज बीइंग रेप्ड बाहर से किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था, ठीक है जी, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। इस केस के बाद से, निर्भया केस के बाद से इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया कि इंडिया के अंदर कोई भी गाड़ी के अंदर टिंटेड विंडोज़ नहीं हो सकती। अगर किसी की टिंटेड विंडोज़ हैं तो उसको हद से ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा और सबकी गाड़ियों में प्लेन वाइट शीशा होना चाहिए। पहले इससे पहले क्या था कि एटलीस्ट 40% बैक में और आगे 60% विजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी शीशे से, बट अब कंप्लीटली हट चुका है, ठीक है जी। अब आपकी गाड़ी में टिंटेड शीशे नहीं होते, काले शीशे नहीं होने चाहिए, और काले शीशे हैं तो ये दिक्कत है। निर्भया केस के बाद ये लॉ बना, सोचो इतनी खतरनाक चीज़ है। तो उस औरत अगर वो बच्ची बच जाती, उसकी जीवन में बहुत बड़े पीटीएसडी होते हैं। देयर आर वेरियस मूवीज जिनके अंदर पीटीएसडी होता है, वेरियस मूवीज, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पीटीएसडी के? रीअकरेंट ड्रीम्स, बार बार किसी बंदे को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं, ठीक है, बार बार उस चीज़ के ड्रीम्स आ रहे हैं। और मेरा पेन मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया इस बीच, ये रहा। सो रीअकरेंट ड्रीम्स हैं, बार बार सपने आ रहे हैं उस सेम फ्लैशबैक्स, उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, बैठे बैठे उस रेप की चीज़ें याद आ रही हैं, बैठे बैठे वो चीज़ें याद आ रही है ना। और क्या हुआ? इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा। इमोशनल नंबिंग, ठीक है जी, बच्चा नंब हो चुका है इमोशनली, इंसान नंब हो चुका है, वो किसी की बातों को समझ नहीं पा रहा, किसी के इमोशन ना समझ पा रहा, ना अपने एक्सप्रेस कर पा रहा। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, अब उसको एडजस्ट करते हुए सोसाइटी के अंदर बहुत दिक्कत हो रही है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर फॉर द फन फैक्ट इज जस्ट पीटीएसडी बट छोटे वर्जन का। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर लगभग 60 दिन के अंदर होता है, 60 डेज के अंदर, और ये आगे चल के 2 साल के अंदर अंदर पीटीएसडी बन जाता है अगर इसको ट्रीटमेंट ढंग से ना किया जाए। तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बन जाता है पीटीएसडी, ठीक है। तो ये रिकरेंट ड्रीम्स, बार बार ये चीज़ें होना, ऑल ऑफ दीज आर पीटीएसडी के पार्ट। हम अपने दोस्तों को, हमारे चाहते लोगों को पीटीएसडी से कैसे बचा सकते हैं? देयर आर वेरियस वेज टू हेल्प देम आउट। सबसे पहले तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, उन्हें समझाना कि वी आर विद देम। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ होने से रोकना। देखो आप एक चीज़ सोचो, रेप क्यों हो रहे हैं इस देश के अंदर? कहीं पे भी रेप क्यों हो रहा है? ये रेप मेंटालिटी कहाँ से आ रही है? सर एक बार डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल बता दीजिए। बेटा आंचल जी, दैट हैज़ हैपेंड ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस। चैप्टर नंबर, इसका लेक्चर नंबर 1 पे जाओ, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो रेप्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है, इड का कॉन्सेप्ट है। ये जो लौंडे होते हैं, मैं तो मुँह पे बोलूँगा, मेल्स के अंदर हद से ज़्यादा एक तो सेक्शुअल एनर्जी है, दूसरी बात उनको कंट्रोल करनी नहीं आती, है ना। बहुत बढ़िया। तो भैया उन्हें कंट्रोल करनी आती नहीं, तो व्हाट दे व्हेन दे गेट अ अपॉर्चुनिटी दे जस्ट डू इट, व्हिच इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग। इंसान जानवर हो जाता है उस टाइम पे। इंसान नहीं, आप इंसान को इंसान नहीं कह सकते, वो बस अब एक जानवर बन चुका है। जानवर के पास क्या होता है? खाना पीना और सेक्स, और कुछ नहीं होता, और यही चीज़ इन लोगों के साथ हो जाती है। तो पीपल हु डू कमिट रेप, दे आर जस्ट एनिमल्स। उनके अंदर इंसानियत कुछ नहीं है, क्योंकि इंसानियत जो होती है ना, इंसानियत होती है कि आप सामने वाले बंदे को समझो,
आप इंसानों की तरह एक्ट करो. यू लिव इन अ सोसाइटी इन अ वे दैट पीपल ऑफ योर सोसाइटी डू नॉट गेट सफरिंग. बट यहाँ पे तो ऑपोजिट होता है कि नहीं होता? सो दैट इज वॉट वी हैव टू सी. ठीक है, तो पीटीएसडी होता है. हमें ऐसी मेंटालिटी हमारे देश में रोकनी है. हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमारे लौंडों को सिखाना है कि ऐसी हरकतें गलत होती है, ऐसी सोच गलत होती है. और कोई तुम्हारा दोस्त ऐसी अगर ऐसी सोच रखता है तो उस पहले तो दोस्त को समझाओ, उसको चमकाओ और उसके बाद उससे दोस्ती जोड़ो. बिकॉज ऐसे लोगों के साथ रहना इज द वर्स्ट थिंग. पहले उसको समझाओ हाउ बैड ही इज थिंकिंग. ठीक है, सो दैट इज वॉट पीटीएसडी इज. दैट इज वॉट पीटीएसडी. समझ आया आपको पीटीएसडी? बताओ. पीटीएसडी समझ आया क्या? 10 कंकरेंट व्यूअर्स है, बहुत बढ़िया गाइस. तो हमारे को अगर आप लोग देख ही रहे हो तो साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज भी ले लो भाई, आपका ही फायदा होगा. ना भी लो तो देख लो, कोई नहीं. समझ आया? गुड. आगे चलते. सोमैटिक सिम्टम एंड, अब आ गए हम दूसरे प्रकार के डिसऑर्डर्स पे. ये बड़े इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. सोमैटिक सिम्टम, इसके अंदर ये हेल्थ रिलेटेड होते हैं. एक चीज़ याद रखो, क्या होते हैं ये? हेल्थ रिलेटेड होते हैं. इसमें बंदे को दो चीज़ें हो सकती है. या तो बंदे को कोई सिम्टम है किसी बीमारी का, लेकिन वो सिम्टम ना एक्चुअली बीमारी नहीं है. फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जिनकी नाक हमेशा बहती रहती है. फॉर एग्जांपल जब मैं लगातार बोलते रहता हूँ ना बहुत टाइम, तो मेरी नाक में बहुत सारा म्यूकस जमा हो जाता है. बट दैट डज नॉट मीन कि मैं वो कुछ वो है ना. हाँ, डजेंट मीन कि मेरे को कोई अभी मैं बीमार हूँ, बस मेरे को हो जाता है क्योंकि मैं बहुत देर तक बोल रहा हूँ तो वो सलाइवा बाहर नहीं आता, दैट इज वाई वो अंदर रह जाता है. तो सिमिलरली ये एक मेरे को सिम्टम है. अब सोचो मैं परेशान हो जाऊँ, मैं डॉक्टर पे बार बार जाऊँ कि डॉक्टर मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, डॉक्टर पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं मेरे को लग रहा है मेरे को कोरोना है डॉक्टर. और मैं डॉक्टर मेरा चेकअप कर देता है, डॉक्टर कहता है नहीं आपको कुछ नहीं. मैं कहता हूँ अरे नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को पक्का कुछ है, फिर से चेक करो, है ना. तो अगेन दैट इज व्हाट हैपेंस. तो ऑल दीज थिंग्स आर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. ऐसे में अ पर्सन हैज अ परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम. ठीक है जी, नहीं हंसते हंसते खांसना इज अ डिफरेंट थिंग. एक इंसान को कोई परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम है, जैसे किसी की नोजी बह रही है, किसी को कमर में दर्द है, विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी सीरियस एलिमेंट. हो सकता है उसको कोई दिक्कत ना भी हो बहुत सीरियस, बट ये लोग इतना दिल पे ले जाते हैं, इतना इसके बारे में सोचते हैं दैट दे आर ओवरली ऑक्यूपाइड विद दिस सिम्टम्स. ओवरली ऑक्यूपाई हो जाते हैं, वो हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं. बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उसके थॉट्स रखना दिमाग में. उसके बाद कंटिन्यूसली वरी अबाउट देयर सिम्टम्स, वही वरी रखना, बार बार सोचना. फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाना, फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स करना. उसके बाद हाई डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस इन लाइफ. बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है इनके जीवन में और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है इनके जीवन में. समझ लो, परेशान हो गए हैं ये. क्यों? इसी वजह से, क्योंकि इनको कोई एक बॉडी रिलेटेड सिम्टम आ रहा है, इन्हें लग रहा है कि मेरे को कोई बीमारी है, डॉक्टर कह रहा है जी आपको कोई बीमारी नहीं है. उसकी वजह से बहुत परेशान है, ओवरली ऑक्यूपाइड है सिम्टम्स के बीच में. बार बार डॉक्टर को जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर की बातों को मना कर देते हैं कि नहीं डॉक्टर आप झूठ बोल रहे हो, मेरे को है, मैं जानता हूँ ना. आप कैसे बोल सकते हो दोबारा टेस्ट करो? डॉक्टर कहता है आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, नहीं करो. ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, होते हैं जी. सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर. सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर कब आया था सबसे ज़्यादा? पीटी ये कोरोना के टाइम पे. एंग्जाइटी इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कोरोना के टाइम पे ही आया था. ये क्या हुआ था, लोगों को हल्की सी भी जुकाम हो गया तो लोग डरने लग गए, मेरे को कोरोना है कोरोना है कोरोना है, टेस्ट करो टेस्ट करो. टेस्ट के रिजल्ट अगर नेगेटिव भी आ गई तो भी कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तब भी क्वारंटीन कर दो. होता है ना, ऐसा होता है कहीं ना कहीं. सो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. सोमैटिक सिम्टम, कोई सिम्टम है बट जरूरी नहीं है उसकी कोई बीमारी हो, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कोई बहुत तगड़ी बीमारी है मतलब मेरे को, है ना. बार बार ओवरली ऑक्यूपाइड है, सोचे जा रहे हैं, उसके वजह से परेशान हो रहे हैं, डिस्ट्रेस रखा हुआ है जीवन के अंदर. ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग. समझ आया? बहुत छोटू तरीके से समझाया. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. इसी के जैसा बट इससे बहुत अलग इज इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर देयर इज नो सिम्टम ओनली एंग्जाइटी. ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना के अंदर सुना कि कोरोना हो रहा है लोगों को और वो परेशान हो गए कि मेरे को भी कोरोना हो जाएगा, मेरे को भी कोरोना हो जाएगा, बार बार सोचे जा रहे सोचे जा रहे सोचे जा रहे, है ना. इस बारे में वो सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं. तो दैट इज इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर. अच्छा जी, परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस. बहुत ज़्यादा इनकी तो इलनेस डेवलप करने की वो है. ठीक है जी, क्या जी. ऑल राइट.
सो हैड सम डिस्टर्बेंसेस, वेरी सॉरी अगर आपको लगा ऑडियो चली गई थी तो, ठीक है। नाउ इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर होता है देयर इज नो सिम्टम, ओनली एंग्जाइटी। सिर्फ एंग्जाइटी है इंसान को, कोई सिम्टम नहीं हो रहे। उसको डर लग रहा है कि मेरे को कोई बीमारी हो सकती है, मेरे को कोई बीमारी हो सकती है ना। परसिस्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड है बंदा, उसी बारे में सोचे जा रहा है कि भैया मेरे को कोरोना हो जाएगा, मेरे को कोरोना हो जाएगा। ये तो बहुत लोग देखे होंगे आपने, बार बार उसी के बारे में वरी करे जा रहा है। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव के अंदर बहुत ज़्यादा ही था, ये बहुत ज़्यादा ही था। एंग्जाइटी अबाउट देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। ओवरली कंसर्न अबाउट अनडायग्नोज डिजीज, भैया बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरे को कोई कोरोना है लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो रहा है ना, अनडायग्नोज्ड है। और नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट, कोरोना के नेगेटिव रिजल्ट आ गई, कह रही है तो सच नहीं है, आपने गलत किया, ढंग से नहीं किया, टेस्ट दोबारा करो। परेशान हो रहे हैं अगर नेगेटिव आ रहा है। अरे भाई तू पॉजिटिव होना चाहता है क्या? बट ये ऐसे सोचते हैं, इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना डर लगता है कि एक तरीके से मान चुके हैं कि मेरे को कोरोना तो हो ही गया, जबकि नहीं हुआ। बट स्टिल उन्होंने इतना दिमाग में प्री ऑक्यूपेशन बना ली है कि उन्हें अब ऐसा ही फील हो रहा है, समझे। तो दैट इज इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डॉक्टर्स। डॉक्टर कहता है जी आपको कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो तब भी, कई बार ये लोग बेफालतू की मेडिकेशन भी ले लेते हैं जल्दीबाजी में, ये सोच के कि मेरे को कुछ हो ना जाए आगे। अलार्म्ड अबाउट इलनेस व्हेन हियर्स अबाउट समवन एल्सेस इलनेस। सो देखा कि अरे तुम्हें पता है फूफा जी को हो गया तुम्हारे, बस डर गए, मास्क पहनने लग गए, ग्लव्स पहन के रहने लग गए, खाना खाने से पहले 15 बार माइक्रोवेव में गर्म करने लग गए, सैनिटाइजर लगाने लग गए पूरे घर में दिन में 4 बार। ये होता है इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर। क्या होता है ये? इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है भैया। ये इस प्रकार से काम करता है मनुष्य के जीवन में। कैसे काम करता है कि भैया उसको कोई सिम्टम नहीं है, बस उसे डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो जाएगा। सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या है? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में उसे एक सिम्टम है, बट जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बीमारी है और वो उससे परेशान है। यहाँ पे उसे कोई सिम्टम ही नहीं है, वो तब भी परेशान है, ठीक है। ये हो गए दो। क्या ये आपको दोनों बातें समझ आई? यही तो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा यही है। एक में सिम्टम है, एक में सिम्टम नहीं है। अगर किसी को सिम्टम हो रहा है तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है, अगर किसी को सिम्टम नहीं है लेकिन तब भी उसे डर लग रहा है तो क्या है? वो इलनेस एंग्जाइटी, इलनेस की एंग्जाइटी है, इलनेस होने की एंग्जाइटी है, समझे। ध्यान से सोचो, दोनों को कंफ्यूज मत करो। इलनेस एंग्जाइटी में इलनेस होने की एंग्जाइटी है, सोमैटिक सिम्टम में कोई चीज़ है, हो सकता है वो एंग्जाइटी हो सकता है वो कोई बड़ी बीमारी, बट अभी है नहीं, समझे। दैट इज वॉट इट इज। चलो भाई आगे चलते। चलो चलो चलो, तो इलनेस एंग्जाइटी भी कर लिया। आखिरी करते हैं इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, कन्वर्जन डिसऑर्डर। सडन लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस। अरे भैंस की आंख, सिंपली बंदा नॉर्मल जीवन में चल रहा है और एकदम से उसके अंधा हो गया, एकदम से वो बंदा पैरालाइज हो गया, एकदम से डेफ हो गया। और उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ऑकर्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस किसी को हो जाए तब होता है ये, और आर क्वाइट सडन। और इन सब के पीछे नो बायोलॉजिकल कॉज। ऐसा नहीं है कि उसका हार्ट फेल हो गया, ऐसा नहीं है उसकी नर्व्स दब गई, नहीं, सब कुछ एकदम ठीक है, तब भी वो बंदा अंधा हो गया, तब भी वो बंदा पैरालाइज हो गया। ऐसा क्यों हो गया? तो कन्वर्जन डिसऑर्डर को कहते हैं बेसिकली, हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो कन्वर्जन डिसऑर्डर कहीं ना कहीं आ जाता है इस तरीके से कि ये कन्वर्ट हो रहा है। क्या कन्वर्ट हो रहा है? या आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कन्वर्ट हो रहा है इनटू दिस। दिखाता हूं मैं आपको। आपका मेंटल स्ट्रेस कन्वर्ट हो रहा है इनटू फिजिकल सिम्टम्स। ये इसको इन्होंने इस प्रकार से समझाया था साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने। मेंटल स्ट्रेस कन्वर्ट हो रहा है फिजिकल सिम्टम्स में, और उसे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कन्वर्जन डिसऑर्डर है, कन्वर्जन ऑफ मेंटल स्ट्रेस इनटू फिजिकल सिम्टम्स। बहुत सडनली बंदे का एक पार्ट ऑफ बेसिक बॉडी फंक्शन चले जाता है, ठीक है जी, एकदम उसके सडनली पार्ट ऑफ द बेसिक बॉडी फंक्शन गायब हो जाता है। अच्छा, इसके पीछे मैंने थोड़ी सी सोचा था, रिलेट करके देखते हैं। निधिवन का नाम आप लोगों ने सुना? निधिवन, तो निधिवन के अंदर कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, क्योंकि निधिवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कहते हैं कृष्ण जी रोज रात को आते हैं, रासलीला मचाते हैं। वहाँ पे ना बंदर रहते, उधर से पेड़ दुख जाते हैं, वहाँ कोई लोग रहते नहीं हैं रात को, क्योंकि अगर आपने रात को देख लिया तो कहते हैं आप मर जाओगे, आप अंधे हो जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, बेसिकली आप वो बात समझा नहीं पाओगे, ऐसा कहते हैं। तो निधिवन के अंदर कई लोगों ने रुकने की कोशिश करी है कई बार, है ना, और जो जो रुकने की कोशिश कर चुके हैं वो लोग मर चुके हैं उसी पॉइंट पे, और वहीं पे उनकी समाधि भी बनी हुई है।
उसी पॉइंट पे उनकी समाधि भी बनी हुई है कि ये बंदा यहाँ रुका था। एक बंदा रुका, उसने रात को देखने की कोशिश करी, अगले दिन सुबह वो जिंदा भी बचा हुआ था, लेकिन वो मरने वाला था। उसने मरने से पहले लोगों से एक पेन और पेपर मांगा, और उस पेन और पेपर, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था, उसकी मौखिक एबिलिटी ख़त्म हो गई थी, और उसने सिंपली क्या बताया कि यहाँ पे मैंने आज जो देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा दिव्य चीज़ों के दर्शन कर लिए हैं, अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई वो नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और वो बंदे ने मर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। तो दिस इज़ वेयर समवेयर आई वुड से कन्वर्जन डिसऑर्डर है कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, जो मेंटल स्ट्रेस उस चीज़ से पड़ा है वो फिजिकली आपका बाहर आ गया। दैट इज़ वॉट आई फील। अच्छा, मैंने ये इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी बहुत साल पहले, तो लोगों ने कहने लग गया तुम भगवान को स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस कैसे बोल रहे हो। अबे बुद्धू, भगवान को स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा चाचा, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि द द थिंग द पर्सन फेल्ट, वो एनर्जीज इतनी ज़्यादा बड़ी थी, इतनी ज़्यादा हाई थी कि उस बंदे से उसको संभाला नहीं गया। समझ रहे हो सकता है वहाँ पे सही में इतनी हाई एनर्जीज आती हो रोज़ रात को, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। निधि वन की कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगी, क्यों लोग बहरे हो जाते हैं, क्यों लोग अंधे हो जाते हैं वहाँ रात को रुकने से, है ना। कैमरा लगाओ तो कैमरे नहीं चलते, वॉइस रिकॉर्डर लगाओ तो वॉइस रिकॉर्डर रात को बंद कर जाते हैं काम करने। सो हाउ डज इट हैपन, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, सडन लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द सम ऑफ द बेसिक बॉडी फंक्शन, या तो पूरा ही बंदा मर जाएगा, या उसकी डेफनेस, ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस ये सब हो जाएगा। कोई नेचुरल कॉज नहीं होता इसके पीछे, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस के बाद होता है मोस्टली, और बहुत सडनली होता है। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आइडिया और इमोशन के बीच में गैप आ चुका है, इंसान के अंदर गैप आ चुका है, उसके माइंड के अंदर गैप आ चुका है, उसको लग रहा है ये चीज़ें असली नहीं है। ठीक है, सो फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, सब झूठ है। एंस्ट्रेंजमेंट, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। डीपर्सनलाइजेशन, ये बॉडी मेरी नहीं है, ये इंसान मैं नहीं हूँ। लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी तो कोई और आइडेंटिटी है। तो ये सब चीज़ें होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर। हर एक चीज़ को एक एक करके देखो, लिखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में डिटैचमेंट होती है किस किस चीज़ से, आओ देखते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सडन टेम्पररी ऑल्टरनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लॉट्स आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस। डिसोसिएशन क्या होती है, सडन टेम्पररी ऑल्टरेशन होती है कॉन्शियसनेस की, हमारी कॉन्शियस की। कैसे, अनकॉन्शियस में चले जाती है काफ़ी चीज़ें। क्यों चले जाती है, ताकि वो पेनफुल एक्सपीरियंस को ब्लॉट कर दे। पता है ना, जो भी चीज़ अनकॉन्शियस में चले जाती है वो हमें याद नहीं रहती, बस यही चीज़ इनके साथ होती है। ठीक है, जो भी चीज़ अनकॉन्शियस में गई है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, देयरफॉर हमें उससे कोई डर ही नहीं होगा, ना उससे दर्द होगा कोई। ठीक है, सो दैट इज सडन एंड टेम्पररी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियस दैट ब्लॉट्स आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस। आगे चलते हैं, डिसोसिएटिव एमनीशिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस दैट हैज नो ऑर्गेनिक कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गलत बोलती है, पता है। इट इज़ नॉट मेमोरी लॉस, बेसिकली जो मेमोरी होती है वो खोती नहीं है, वो अनकॉन्शियस में चले जाती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव। एक्सटेंसिव मतलब बहुत सारा, लेकिन सेलेक्टिव मतलब कुछ कुछ। अरे भैया इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सारी की सारी मेमोरी जा सकती है। जैसे आप भूल सकते हो कि मेरी कोई मम्मी भी थी, आप भूल सकते हो कि मैं दिल्ली में कभी रहता था, आप भूल सकते हो कि मेरा कोई परिवार भी, और सब कुछ भूल सकते हो उनके बारे में, सब कुछ। आप भूल सकते हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी थी, है ना शुभांशु है ना। तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सटेंसिव है, बहुत सारी मेमोरी लॉस हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। बाकी आपको सब याद है कि मेरा घर कहाँ है, मैं क्या करता हूँ, मैं किधर रहता हूँ, ये सब याद है, लेकिन आपको एक्सटेंसिव लेवल की किसी पर्टिकुलर चीज़ की सारी याददाश्त चली गई। दैट इज डिसोसिएटिव एमनेशिया। और ये याददाश्त का मेमोरी लॉस नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, अनकॉन्शियस में चले जाती है। बट आप मेमोरी लॉस लिखना है यार, एनसीईआरटी जिंदाबाद। चलो, एट द एंड ऑफ द डे जो टीचर है ना, सारे टीचर ज्ञानी तो होते नहीं, सारे टीचर्स ऐसे तो है नहीं जो पढ़ लिख के आए। मोस्ट ऑफ देम व्हाट दे डू इज, जो एनसीईआरटी कहती है बस उसी को टिक मार देते हैं। तो हमें ऐसे केसेस के लिए एनसीईआरटी ही लिखनी चाहिए, हमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं बनना बोर्ड के पेपर में। बोर्ड के पेपर में हमें उतना ही पढ़ना है, जितना ही लिखना है जितना एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, नाउ इट्स पार्ट इज डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव एमनीशिया के अंदर आता है डिसोसिएटिव फ्यूग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सडनली क्या होता है, बंदा एकदम से, बंदे की पर्सनालिटी चेंज हो गई, उसे लगता है कि अब मैं कोई और इंसान हूँ। सपोज मैं अक्षत शर्मा हूँ जो दिल्ली में रहता है, एकदम से मैं एक दिन उठा, ये सडनली में वो क्या हुआ, मेरे को लग रहा है कि मेरा नाम है मनोज तिवारी और मैं बिहार के अंदर बहुत बड़ा सिंगर हूँ। मैं ट्रेन लेता हूँ, बिहार पहुँच जाता हूँ, वहाँ पे गाने गाने लग जाता हूँ, अपनी पहचान बना लेता हूँ एज मनोज तिवारी, फेमस हो जाता हूँ,
सडनली फेमस हो जाता हूँ, मेरा सब शोहरत वोहरत में, मैंने एक फैमिली बसा ली, बताओ मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। सडनली क्या होता है एकदम से मैं बस लिटरली ये इसमें लिखा है द फ्यूग स्टेट एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप। वेक्स का मतलब ऐसे नहीं नींद से उठा, नहीं सडनली ऐसे उठ गया। तो सडनली मैं वेकअप हुआ और मेरे को लगा अबे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वेयर एम आई, आप लोग कौन हो, अरे मेरा नाम तो अक्षय शर्मा है, मेरी तो क्लास चल रही थी, रुको। मैं ट्रेन पकड़ के वापस घर चले आता हूँ। मैं अपना सारा जो भी मैंने परिवार बसाया, मैंने सब कुछ बसाया, मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। कितनी खतरनाक चीज़ है, कितनी वियर्ड चीज़ है। दैट इज़ वॉट डिसोसिएटिव फ्यूग इज, दैट इज इट इज़ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम और वर्क प्लेस। सडनली बंदा उस अपनी जगह छोड़ के चले जाता है, एक नई आइडेंटिटी बना लेता है, और पुरानी आइडेंटिटी के बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। क्या कॉज होते हैं इसके, अनकॉन्शियस ही होते हैं, ठीक है जी। ये सारे अनकॉन्शियस के फियर्स या अनकॉन्शियस के अंदर जो दिक्कतें होती है, यही सब डिसोसिएटिव फ्यूग का वो होते हैं, बेसिकली कॉज होते हैं। कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट वन ऑफ देम यही होता है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे हो जाता है। और फ्यूग स्टेट कैसे एंड होती है, जब पर्सन सडनली वेक्स अप फ्रॉम द फ्यूग, और उसकी कोई याददाश्त नहीं होती कि मेरे इस टाइम पे क्या क्या हुआ था, समझ रहे हो। दैट इज व्हाट डिसोसिएटिव फ्यूग इज। इट्स अ वेरी वेरी क्रीपी स्टफ, वेरी वेरी क्रीपी स्टफ। काफ़ी खतरनाक सा डिसऑर्डर है ये। सोचो उसकी जो नई परिवार वगैरह होगा, उस बेचारे परिवार के लिए कितना मुश्किल होगा उस बंदे को खो देना, जबकि इस बंदे के लिए कितना मुश्किल होगा उस परिवार को अपनाना, समझ रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स हियर, दैट इज़ व्हाट हैपन्स हियर। तो डिसोसिएटिव फ्यूग ऐसा होता है। आगे चलते हैं। डिसोसिएटिव एमनीशिया कर लिया, डिसोसिएटिव फ्यूग कर लिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID, ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नाउ इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। अपरिचित मूवी देखोगे, अम्बी के साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है बचपन में। क्या होता है उसके बचपन में कि उसकी बहन जो होती है वो स्कूल से जा रही होती है घर, लाली लालो लाली लालो ऐसे वाले गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, और बारिश हो रही होती है, और पानी के अंदर क्या होता है, वहाँ पे पानी भर जाता है और उसके अंदर बिजली की तार गिर जाती है, और लोग जो होते हैं ठीक करने वाले वो उसे ठीक नहीं करते। तो व्हाट हैपन्स इज, वो बेचारी बच्ची गलती से गिर जाती है, एंड व्हेन शी फॉल्स आउट क्या होता है, वो बेचारी बच्ची मर जाती है, क्योंकि वो बिजली के उसमें गिर जाती है, समझ रहे हो, वो बिजली के उसमें गिर जाती है। सो शी एक्चुअली डाइज, और ये एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन जाता है फॉर अम्बी टू सी हिज छोटी बहन डाई ड्यू टू लोगों की गलतियाँ, जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक वो बन जाता है कि ये ऐसे लोगों को मुझे मारना है, बट वो इतना लाचार होता है कि वो नहीं मार पाता, राइट। तो ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, assumption of alternate personality that may or may not be aware each other, very important. There are two personalities in DID. एक होती है होस्ट पर्सनालिटी, जैसे अम्बी की ओरिजिनल पर्सनालिटी है, और दूसरी होती है ऑल्टरनेट पर्सनालिटी। ऑल्टरनेट पर्सनालिटी कितनी भी हो सकती है, हो सकता है ऑल्टरनेट पर्सनालिटी होस्ट पर्सनालिटी के बारे में जानती हो, जैसे कि इस केस में, अम्बी के केस में, होस्ट पर्सनालिटी के बारे में ऑल्टरनेट पर्सनालिटी जानते थे कि अम्बी तो फट्टू है, अम्बी के बस की कुछ नहीं है करना जीवन में, है ना। वहीं होस्ट पर्सनालिटी जो है वो ऑल्टरनेट को नहीं जानती कई बार। क्या भैया अम्बी नहीं जानता था कि ऐसे उसके अंदर अपरिचित वगैरह भी रहते हैं। कई बार हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हो, कई बार हो सकता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हो कि होस्ट पर्सनालिटी को पता है मेरे अंदर एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी है, ऑल्टरनेट को पता है कि होस्ट कैसा है। और कई बार हो सकता है दोनों किसी को कुछ जानता ही ना हो, ना होस्ट को पता और ऑल्टरनेट पर्सनालिटी कौन सी है, ना ऑल्टरनेट पर्सनालिटी को पता होस्ट पर्सनालिटी कौन सी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है जी। सो बेसिकली डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज ऑल अबाउट दिस, एक नई पर्सनालिटी बन जाती है बेसिकली। गजनी इज इट इज अबाउट मेमोरी लॉस, it's not about short term, it's I guess it was about short term memory loss, but short term memory तो 30 seconds की होती है, so I don't know क्या है उसमें। it's not गजनी, it's dissociative identity, basically आपकी नई पर्सनालिटी बन रही है। I would recommend आप अपरिचित मूवी देखो यूट्यूब पे, टाइम लगाओ, अपरिचित मूवी देखो। हम तो बहुत देखते थे, सेट मैक्स पे आती थी अपरिचित। पता है मेरे घर में 5 साल से केबल टीवी नहीं है, ना डिश टीवी है, कुछ भी नहीं है। वी डोंट वॉच टेलीविजन, क्योंकि हम OTT कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं, मोस्टली हम यूट्यूब देख के काम चला लेते हैं। हमारे घर में सब वर्किंग लोग हैं, है ना। आखिरी पे आते हैं डी पर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन, दो चीज़ें हैं। डी पर्सनलाइजेशन
चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन, सेंस ऑफ रियलिटी इज लॉस्ट और चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। बंदे को लगता है कि ये इंसान जो है वो मैं नहीं हूं। इसके अंदर क्या होते हैं, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। बंदे को लगता है मैं अपनी बॉडी को बाहर से देख रहा हूँ। कई बार होता है ना हमारे साथ कि हम कभी कभी सोचते सोचते कहीं और निकल जाते हैं और फिर हम सोचते हैं क्या मैं ये इंसान हूँ, क्या मैं सही में ये इंसान हूँ। आपके साथ होती है ये चीज़, मेरे साथ तो होती है। तो थिंकिंग अबाउट दिस कि क्या मैं ये इंसान हूँ, दैट इज़ वॉट इज डीपर्सनलाइजेशन। आपको लगता नहीं है कि मैं ये इंसान हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ। अबाउट दैट, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, बंदे को लगता है कि मैं बाहर से देख रहा हूँ। हाँ, इज दैट समथिंग लाइक अक्षय कुमार, सैंडी एंड सुंडी इन सम मूवीज? आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये ऐसे एक तो ना कॉमेडी मूवीज में कभी भी ढंग से तुम्हें साइकोलॉजी दिखेगी नहीं, ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। सबसे पहली बात तो ऐसी डीप मूवीज में दिखती है। एनीवेज, चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। बंदे को लग रहा है मैं अपनी बॉडी को बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है जी, ये बंदा मैं नहीं हूँ, ठीक है जी, ये कोई और इंसान है। दूसरी चीज क्या है, डी रियलाइजेशन। डी रियलाइजेशन क्या होता है, ड्रीम लाइक स्टेट। रियलाइजेशन क्या होती है, ड्रीम लाइक स्टेट। बंदे को लगता है कि ये सब जो भी रियलिटी है, रियलिटी नहीं है, सब झूठ है, ये सब एक मन गढ़ंत चीज है। आई कांट सी इट, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ये कुछ सच नहीं हो रहा। समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन डी रियलाइजेशन। बंदे को लगता है ये सारी दुनिया जो है वो फेक है, ये ड्रीम है, ये कुछ भी असली नहीं है। डीपर्सनलाइजेशन में क्या लगता है, मैं ये इंसान नहीं हूँ। आउट ऑफ द बॉडी रियलिटी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी जो बॉडी और रियलिटी की जजमेंट है वो चेंज हो जाती है कंप्लीटली। तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें होती है। क्या क्या होता है, डिसोसिएटिव एमनीशिया, एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव लॉस ऑफ मेमोरी। डिसोसिएटिव फ्यूग, सडनली ट्रैवल अवे हो जाता है, एक नई पर्सनालिटी बन जाती है, वहाँ पे जीता है। इसको खत्म कैसे होता है, बंदा सडनली वेकअप होता है और वापस नई जगह पे आ जाता है, और पुरानी जो भी अभी डी फ्यूग स्टेट के अंदर हुआ, ये जो समय होता है ना जिसके अंदर बंदा कहीं और चले जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं फ्यूग स्टेट। इसको फ्यूगू नहीं कहते। कोई टीचर अगर तुम्हें फ्यूगू पढ़ाए तो समझ जाना उसको ढंग से नहीं आती, ठीक है, ये फ्यूग स्टेट होती है, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो दैट इज फ्यूग स्टेट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी में। नाउ उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, आल्सो नोन एज मल्टीपल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, समझ आ गया। होस्ट पर्सनालिटी, अल्टरनेट पर्सनालिटी होती है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड की वजह से होता है। डीपर्सनलाइजेशन कि भैया बंदे को लगता है कि ये इंसान मैं नहीं हूँ, सेंस ऑफ रियलिटी लॉस्ट और चेंज हो जाती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। डी रियलाइजेशन में सब कुछ ड्रीम जैसा लगता है ना, सब मुझे लगे धुंधला धुंधला, तुझ पे ही फोकस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ। आगे चलते हैं, अब हमारा क्या क्या बचा है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बचे हैं। बाइपोलर तो एक ही है, छोटा सा वैल्यू बेस्ड देखेंगे, ये हो गया। ओडीडी बचा है, और उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब थोड़ा सा लगभग 30 से 40 मिनट का और कंटेंट बचा है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मेरे ख्याल से एक ही है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देखिए डिप्रेसिव डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, बट हमें पढ़ाने के लिए एक ही है। जी नहीं, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, अभी बहुत राम कहानी बची है बेटा, लेकिन आज हम साला खत्म करके ही मानेंगे, आज हम खत्म करके ही जाएंगे। जो जो लोग इस समय हैं वो इसे लाइक कर दीजिए, जय महाकाल लाइक कर दीजिएगा जरूर। स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका बेटा पहले, हम उल्टा हम अपनी बुक के हिसाब से चलते हैं। क्या हाल है पलक, सही हो, गुड, तुमने ज्वाइन किया। डीपर्सनलाइजेशन का कॉज क्या होता है, डीपर्सनलाइजेशन का कॉज मोस्टली अनकॉन्शियस के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी सर, गुड। आगे चलते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन, हमारे देश में बच्चे बहुत फेक करते हैं डिप्रेशन को। तो क्या किसके लिए करते हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पे वो चाहिए। कई बार लोग डिप्रेशन दिखाते कैसे हैं भैया, फेक भी होता है। देयर इज सूडो डिप्रेशन आल्सो एंड देयर इज सम रियल डिप्रेशन आल्सो। सूडो डिप्रेशन क्या होता है, इंस्टाग्राम पे हैंडल पर डालते रहते हैं, हाय गाइस आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, है ना, हाय गाइस। वो व्हाट्सएप पे अपनी वो डीपी हटा लेंगे, अपनी दर्द भरी शायरियाँ लगाएंगे व्हाट्सएप पे। ऐसा नहीं होता है असली डिप्रेशन। असली डिप्रेशन कैसा भी दिख सकता है। कई लोग जो बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं वो भी डिप्रेस हो सकते हैं। कई लोग जो किसी से बात नहीं करते, जो अपने दर्द नहीं बताते, वो भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। देर जो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है जी। मज़ा आया सर, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, चलो गुड 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 गुड। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है जी। श्रीजा नाइक कह रहे हैं ऑसम, क्या बात है। व्हाट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये है वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, इट इज डिफाइंड एज पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड,
अब डिप्रेस मूड क्या होता है, इसके अंदर एक चीज़ होती है, आपको टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ, एनहेडोनिया. Anhedonia is one of the biggest, actually it is the one of the most important symptom of depressive disorders. Anhedonia is inability to fear pleasure in the stuff that you used to feel pleasure in. That is loss of interest or pleasure in most activities. This is called as anhedonia. क्या कहते हैं इसे, एनहेडोनिया कहते हैं. तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, जिन चीज़ों में मज़ा आता था, पहले आपको ड्राइंग करने में मज़ा आता था, ड्राइंग नहीं कर रहे. कुछ कुछ ईशान के साथ भी होता है, रिमेंबर कि ईशान ने अब ड्राइंग करना छोड़ दिया है, ये उसके माता पिता को बताया गया, विच मीन्स ईशान को अब उन चीज़ों में प्लेजर नहीं मिल रहा जिसको उसे प्लेजर पहले मिल रहा था. दैट इज ईशान इज शोइंग सम अमाउंट ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स. चेंज इन बॉडी वेट, क्योंकि या तो ये बहुत टू मच, ईटिंग टू मच, या फिर ईटिंग टू लिटिल. ईटिंग टू मच कर सकते हैं, ईटिंग टू लिटिल. स्लीप प्रॉब्लम्स, या तो बहुत ज़्यादा सो सकते हैं या बहुत कम सो सकते हैं. थॉट ऑफ दैट सुसाइड, भाई सब सुसाइड आइडिएशन होती है, अपने मरने की बारे में सोचते हैं. फीलिंग ऑफ गिल्ट और फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, ये आ जाती है. अच्छा, सुसाइड के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है. तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन के बारे में पता होनी चाहिए आपको. हेरिडिटी, कई बार कई लोग होते हैं जो हेरिडिटली वो होते हैं, प्री डिस्पोज होते हैं टूवर्ड्स ये, ठीक है जी. ऑल राइट. दूसरी चीज़ क्या होती है, जेंडर. कई बार देखा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकली वुमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड मेन आर मोर प्रोन टू स्किज़ोफ्रेनिया, ये देखा गया. एज, वुमेन हायर एडल्टहुड में यानी 20-30 साल की औरतों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, और मिडिल एज वाले यानी 40 से 50 साल के मर्दों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है. ये 2-4 फैक्ट्स हैं, आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या है भैया हमारे पास, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. अगर आपके जीवन में ऑब्वियस सी बात है डिप्रेशन होगा, कोई दोस्त नहीं है तो डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे. मेरे साथ हुआ था, मेरे को आते थे. नेगेटिव लाइफ इवेंट है, कोई जैसे कोई मर गया आपका रिलेटिव, है ना, कुछ बुरा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो इस सब की वजह से क्या हो जाता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हमने ख़त्म कर लिया, डिप्रेशन होता है इसके अंदर काफ़ी सारा. अब आते हैं हम एक बड़े मस्त पे, बायपोलर. बायपोलर का मतलब क्या है भैया, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है. अब मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन हो रही है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा. बायपोलर, डंबल देखा कभी, ये देखो, ये डंबल होता है ऐसा सा, इसमें 2 पोल्स हैं, दोनों तरफ वेट है. 1 kg वेट इस तरफ है, 1 kg वेट इस तरफ है, तो ये दीज आर 2 पोल्स. दीज आर 2 पोल्स. व्हेन देयर आर 2 पोल्स इट्स कॉल्ड एज बायपोलर. तो और ये दोनों पोल्स का मतलब क्या, वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 वेट है और यहाँ पे 1 kg है, यानी यहाँ और दोनों तरफ एक्सट्रीम वेट है कि नहीं, बीच में कुछ नहीं है, और बाहर बाहर दोनों तरफ एक्सट्रीमनेस है. बस यही चीज़ होती है, यही चीज़ यहाँ पे भी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना स्केल ऑफ मेजरमेंट बनाऊँ, मैंने कहा कि 0 बीच में, मैंने डिग्री सेल्सियस देखा, यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, ये एक्सट्रीम कोल्ड है, और मैं कह दूंगा इसे ये एक्सट्रीमनेस ऑफ हॉट है. अगर मैंने इतना सा ही माना, या फिर इसे -100 डिग्री सेल्सियस और +100 डिग्री सेल्सियस करो तो ये एक्सट्रीम हॉट हो गया. समझ रहे हो, तो ये 2 पोल्स हैं, इन दोनों तरफ मैक्सिमम वो है. सिमिलरली बायपोलर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन होता है वो 2 प्रकार के, 2 ऑपोजिट और सबसे वियर्ड प्रकार के दिखाता है. इंसान या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें, टू मच एनर्जी, और या तो उसमें होगी टू लिटिल एनर्जी. क्या होगी भैया, उसमें टू लिटिल एनर्जी. अगर किसी बंदे में टू मच एनर्जी है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेनियाक एपिसोड हो रहा है. आगे से दिख नहीं रहा होगा, हाँ इसको नीचे करता हूँ, 1 सेकंड को. तो इसे क्या कहते हैं हम, इस बंदे को मेनियाक एपिसोड्स हो रहे हैं. अगर किसी बंदे के अंदर बहुत कम वो होती है तो उसको डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसे, डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं. तो टू मच एनर्जी होती है तो मैनियाक एपिसोड आता है, पागलपन का दौरा जिसे कहते हैं. तो इसके अंदर बंदे के अंदर एक्सेसिव लेवल ऑफ एनर्जी है, ठीक है वैसे. खाना खा लो बेटा साथ साथ, लेकिन हम इसको ख़त्म करके ही बैठेंगे आज तो, चाहे वो तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे चैप्टर को, क्योंकि मैं एक और क्लास लेना चाहता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी चैप्टर 4 की, ठीक है. मैं भी तो भूख मार के बैठा हूँ भाई अपनी, मैं भी तो इतनी देर से बैठा हूँ ना, मेरे को ही भूख लग रही है, खाना ले आओ, खाना खाते खाते देख लो क्या दिक्कत है. टू लिटिल एनर्जी होती है, टू मच एनर्जी, बस यही बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर होता है. देखो अर्लियर कॉल्ड एज मेनियाक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि या तो बंदा मेनियाक या डिप्रेसिव होता है.
तीन प्रकार के बाइपोलर होते हैं, बाइपोलर 1, 2 एंड 3। 3 को साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर कहते हैं। तीनों का मतलब मैं समझाऊंगा। बाइपोलर 1 के अंदर मेनिया प्लस डिप्रेशन होता है, विच आर ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट। कभी कभी बंदे को मेनियाक दौरे पड़ सकते हैं, कभी कोई बंदा पूरा डिप्रेस्ड हो जाए, किसी से बात ही नहीं कर रहा है ना। एंड समटाइम्स इंटरप्टेड बाय पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड। और जो पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड है कभी भी 2 मंथ से ज्यादा नहीं चलता, 2 मंथ से ज्यादा नहीं चलता पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड। तो या तो मेनियाक एपिसोड्स आ रहे हैं या डिप्रेसिव। बाइपोलर 2 के अंदर पता है क्या होता है? बाइपोलर 1 में मेनियाक एपिसोड्स हैं, बाइपोलर 1 में। बाइपोलर 2 के अंदर हाइपोमेनियाक एपिसोड्स होते हैं। ऐसे एपिसोड जिसमें बंदा पागल तो हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, इतना ज्यादा नहीं हो रहा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। मेनियक एपिसोड जब आते हैं बंदा बहुत ज्यादा पागल हो जाता है, चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। बट बाइपोलर 2 के अंदर जब वो हाइपोमेनियक एपिसोड आ रहे हैं तब उसे जरूरत नहीं पड़ती। तो हाइपोमेनियक एपिसोड प्लस डिप्रेशन। और ये क्या है, बाइपोलर 3 में क्या होता है? ईदर मेनियक और हाइपोमेनियक प्लस डिप्रेसिव। और ये रिपीटेडली आते रहते हैं, ये बार बार आते रहते हैं। इनमें कभी गए कभी गए, इनमें तो लगातार आते रहते हैं, तभी साइक्लोथेमिक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो बाइपोलर में या तो मेनियक या डिप्रेसिव होगा और बीच बीच में पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड होगा। ये बात है बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा जी, सुसाइड है। सुसाइड लोग क्यों करते हैं? सुसाइड आइडिएशन होती है। रीड ऑन योर ओन। क्या क्या है इसके बारे में ये देख लो, बहुत ईजी चीज़ है भैया। कैसे आप सुसाइड रोक सकते हो? दोस्तों से बातचीत करो, लोगों को पहले देख लो कि कोई बंदा सुसाइड करने वाला है। कई बार देखा जाता है, एक लोग कहते हैं कि जो लोग सुसाइड की बात करते हैं सुसाइड नहीं करते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2/3 ऑफ द पीपल हु टेल कि आई विल सुसाइड कमिट सुसाइड, मोस्ट ऑफ देम डू कमिट सुसाइड। कोई बंदे को देखो, जो लोग सडनली आपसे मिलने आ रहे हैं कि अब भाई तुझसे मिलना चाहता था, जो सालों से नहीं मिले, हो सकता है कोई दिक्कत हो सकता है वो एक आखिरी बाय करने आ रहे हो, तो समझो ये चीज़ें देखो, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट दो लोगों को जो सुसाइड से बच भी जाते हैं। ये कई बार पता है क्या होता है, एक चीज़ होती है, जो लोग बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये बीच के हम सारे कर चुके हैं, यहाँ से ODD से पढ़ते हैं। ज़्यादा नहीं बचा, बहुत थोड़ा सा बचा बच्चे, बहुत थोड़ा सा। 20 मिनट में ख़त्म करते हैं, ख़त्म करके ही मानेंगे आज तो हम, ठीक है। कौन कौन मेरे साथ रेडी है? माना हमारे अंदर एनर्जी कम है लेकिन हम फिर भी करके मानेंगे। कौन कौन है इस वक्त रेडी? जल्दी से बताओ। हु ऑल आर देयर? भाई मैं भी बैठा हूँ, 2 घंटे से बोल रहा हूँ मैं। 154 हो रहा है, 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, मेरा गला बैठ चुका है एंड स्टिल हम बोल रहे हैं। बताओ बेटा। कार्तिक जी आप पुरानी वीडियो देखो। गुड गुड, ये ना बात। करिश्मा है, सक्षम है, साइलेंट एंजल है, तान्या है, श्रीजा नाइक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। यही तो चाहिए हमें, यही जज्बा चाहिए। लाइक कर दो जो जो लोगों ने लाइक नहीं किया है तो, है ना। जय महाकाल। ODD से करेंगे, ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, बेसिकली गंदा बच्चा डिसऑर्डर जिसे कह सकते हैं। अरे वाह शिरिन, क्या बात है, बहुत बढ़िया आशुतोष। आई हैव टू, हम भैया हम आपके साथ हैं, हम बहुत बढ़िया। शुभांशु खाना ले आओ, खुद खाते हो करो। आज क्या करना है सबके घर पे ये बताओ चलो बताओ आज सबके घर पे क्या क्या सब्जी बनी है, या सबने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? कई लोगों ने तो किया भी नहीं होगा अरे हाय टिंडे, छी, मेरे को टिंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। दाल चावल इज स्टिल फाइन, लेकिन कभी कभी जीवन में दाल चावल के बगैर टंगड़ी वंगड़ी भी होनी चाहिए। पनीर वनीर हो। कड़ी चावल, अरे वाह आई लाइक कड़ी चावल तान्या, आई जेन्युइनली लाइक देम, अच्छे लगते हैं। खासकर जो बढ़िया पकौड़े वाली कड़ी हो ना, ओए होए होए होए, मज़ा ही आ जाता है। और क्या बना लोगों घर में? आज मेरे घर में बनी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, दाल चावल। गोवा से है हम, मच्छी बनी है। ओह आई हैव नेवर हैड फिश। शिरिन के घर पे फिश एंड राइस बना है। वाह, शिरिन तो हमारी वहाँ से है, कोलकाता नहीं, कहाँ से? कोलकाता से हो आप? है शिरिन? हाँ, कड़ी चावल इज बेस्ट। वाह, आई हैव नेवर ट्राइड ईटिंग फिश, यू नो, आई विल ट्राई कभी, देखते। अरे वाह अरे वाह। मेरे घर पे बनी आलू शिमला मिर्च, हाँ, बड़ा लाइक इट। करिश्मा भी दिल्ली से है, बहुत बढ़िया। और सब लोग कहाँ कहाँ से, एक बार ये बताओ, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेरे गले को भी आराम मिल जाए यार। मैं एकदम वो होती है ना, क्लास में टीचर आती है, आज मैं धीरे बोलूँगी, मुझसे बोला नहीं जा रहा चलो। तान्या भी दिल्ली से। सौरभ कुमार भी, UAES कहाँ है?
दिल्ली से हूँ मैं भी, अरे वाह। अच्छा मे बी सौरभ कहना चाहते हैं यस। हेलो सौरभ जी, क्या हाल चाल। दिल्ली, और आप कहाँ से हो भैया? हम भी दिल्ली से हैं भाई, दिल्ली वाले हैं हम भैया। हम वाराणसी खासी, अरे वाह वाराणसी हो, क्या बात है। कभी मैं वाराणसी घूमने आऊँगा तो तुम मेरे को ज़रूर ले जाना। पोटैटो सिटी ऑफ इंडिया, फरुखाबाद यूपी। ओह इज इट। गोवा आप कभी आए यार? मैं गोवा हर बंदा आता है जीवन में, बस कोई आ नहीं पाता। दिक्कत सारी ये है, पता है। दिल्ली में कहाँ से सर? आई एम फ्रॉम ट्रांस यमुना, ऑल्सो नोन एज जमुना पार। तो हम जमुना पार से हैं, ठीक है। बेसिकली ईस्ट दिल्ली, इफ यू हैव हर्ड ऑफ ईस्ट दिल्ली, आई एम फ्रॉम ईस्ट दिल्ली। आप लोग कहाँ से हो? आऊँगा मैं कभी, पक्की गल है। मेरे बच्चे लिटरली जम्मू जम्मू के हैं, मेरा इतना मन करता है जम्मू जाने का यार। पॉइंट इज यहाँ बोलना अलग होता है और वहाँ एकोमोडेट होना और अलग होता है, समझ रहे हो? मेरी नानी का घर है वहाँ। अरे वाह क्या बात है, नानी जी को पैरी पौना मेरी तरफ से। मेरी नानी का घर साउथ दिल्ली में है। चलो ओटीटी शुरू करते हैं भाई अब। जय माता दी, बहुत हो गई बातचीत, शुरू करते हैं, खत्म करते हैं यार। नॉर्थ दिल्ली 30,000। ओ 30,000 से हो, क्या होता है? 30,000 कोट स्टेशन, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरे। अगला स्टेशन 30,000 है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। नेक्स्ट स्टेशन इज 30,000 कोट स्टेशन। अशोक विहार से, अरे ये अशोक विहार इज प्रीटी पास यार। आई नो अशोक विहार प्रीटी इजीली। चलो हाँ, ओडीडी। ओडीडी क्या है भैया? गंदा बच्चा डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर। ओपोजिशनल मतलब पहली बात तो ये बच्चे आपकी हर बात को अपोज करेंगे। आप कहोगे बेटा पानी पीना, नहीं पीऊंगा। अब कहोगे बेटा कोका कोला पीना, नहीं पीऊंगा। अरे शादरा सक्षम, ये बात यू आर प्रीटी पास यार, बहुत ज़्यादा पास हो तुम, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा नहा लो, नहीं नहाऊंगा। क्यों नहाऊं मैं? हर बात पे आपका वो करते हैं, ओपोजिशनल है। दूसरी बात डिफाइंट है, आपकी कोई बात मानते नहीं। पहली बात तो हर बात को अपोज करेंगे, आप कहोगे बेटा राइट जा तो लेफ्ट जाएंगे। दूसरी बात डिफाइंट है, आपकी बातों को मानेंगे भी नहीं, और ये पूरा डिसऑर्डर है, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, देश डिस्प्ले एज इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टबर्ननेस। भैया बहुत जिद्दी है और अपनी एज से ज्यादा जिद्दी है। 10 साल का बच्चा बहुत ज्यादा जिद करे तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, बट ये करते हैं। अच्छा जी, आर इरिटेबल, डिफाइंट एंड डिसोबीडियंट। भैया इरिटेबल है, चिड़चिड़े हैं, हमें भी चिड़चिड़ा कर देते हैं। डिफाइंट है, हमारी बात नहीं मानते। डिसोबे है, झूठ भी बोलते हैं। एंड बिहेव इन हॉस्टाइल मैनर। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब ये हॉस्टाइल मैनर में हरकतें करते भी है ना, तब पता है क्या कहते हैं ये? कि भैया आई वॉज नॉट ओपोजिशनल, आई वॉज नॉट एंग्री, आई वॉज नॉट डिफाइंड। ये मैं कर ही नहीं रहा था, ये तो सिचुएशन की डिमांड थी, ये तो मेरा रिएक्शन था, सामने उसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने ऐसा किया। जस्टिफाई देयर बिहेवियर एज अ रिएक्शन टू सर्कमस्टांस और डिमांड। अगर वो मैं ऐसे नहीं करता तो वो मेरे को मार देता, चाहे वो मारने वाला हो। तो ये क्या है? ओपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, जिद गंदा बच्चा डिसऑर्डर है, ठीक है। ओहो दुख की बात है ये, इतने पास रहने, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई। कभी मीटअप करेंगे, एक बार मेरा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए, एक बार बहुत सारे बच्चे हमें जानने लग जाएं, सो वील डू अ मीटअप कहीं पे, एक अच्छा सा ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम बुक करके वील डू एक अच्छा सा मीटअप, ठीक है। तो वील डू दैट। चलो, नॉट जस्ट अथॉरिटी के अगेंस्ट, मम्मी पापा के अगेंस्ट, हर चीज़ के अगेंस्ट होते हैं ये, ठीक है। अथॉरिटी के अगेंस्ट भी होते हैं, हर चीज़ के अगेंस्ट है ये। तो ये गंदे बच्चे हैं, डिस्प्ले एज एन अप्रोप्रिएट लेवल, बहुत जिद्दी हैं, हमारी बात नहीं मानते, हमेशा हमें अपोज करते रहते हैं और अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं कि इसकी तो जरूरत थी। सिंपल सी बात है, 4-5 लाइनें लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है भैया? कंडक्ट क्या होता है? एक मोरल होता है, हमारी किताबों में लिखी, डायरी में लिखा होता है कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, कि आपको स्कूल में कैसे रहना है। आप स्कूल में रहोगे, आपको अच्छे से कपड़े प्रेस करके पहनने हैं, वेडनेसडे को आपको हाउस यूनिफॉर्म पहननी है ना। कितनी बढ़िया चीज़ होती थी। मेरा हाउस का नाम था सबसे पहले एस्टर हाउस, वाओ क्या हाउस था। और उसके बाद मेरा हाउस का नाम हो गया नेहरू हाउस, नहीं पता नहीं क्या हुआ था,
पता नहीं कुछ तो हुआ था, गांधी भी नहीं था, नेहरू भी नहीं था, कुछ तो था। एनीवेज, तो कंडक्ट डिसऑर्डर स्टार्ट्स एट एडोलेसेंस, बचपन से ही, एडोलेसेंस से शुरू हो जाता है। एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस एंड एटीट्यूड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्ट डिसऑर्डर इनके जैसे जोकर का है, देखो जोकर क्या था, इसका कंडक्ट बहुत खराब था, ये बड़े एंटी सोशल पीपल थे, है ना। दे डिस्प्ले वायलेट फैमिली एक्सपेक्टेशन, माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने, घंटा ये तो ये गांजा वांजा फूक रहे हैं, गंदी संगत के बीच में रह रहे हैं। दे डिस्प्ले, दे वायलेट सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स कहते हैं अच्छे बच्चे बन के रहो, ये नहीं रहते। पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स को भी ये हार्म करते हैं, लोगों की गाड़ी तोड़ाएंगे, लोगों को गालियाँ देंगे, समझ रहे हो, तो ऐसे गंदी हरकतें करेंगे। बेसिकली व्हाट दे डू इज दिस। अच्छा, इनके बिहेवियर कैसे होते हैं, अगर इनका नॉन अग्रेसिव बिहेवियर की बात करें तो दे कॉज प्रॉपर्टी डैमेज, चोरी करते हैं, सीरियस रूल वायलेशन, गाड़ियाँ तेज भगाएंगे, ड्रग्स करेंगे, बंदूकें रखेंगे अपने पास, समझो पूरा कंडक्ट में दिक्कत हो रही है इनके। नॉन अग्रेसिव, और अगर अग्रेसिव बिहेवियर है तो क्या होगा, एक्शंस दैट कॉज हार्म टू पीपल एंड अदर लिविंग बीइंग्स। ये ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, डॉगीज को मारते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को जान के मारने की कोशिश करते हैं। और ये इनके ना वेरियस टाइप्स ऑफ अग्रेशन होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरियस टाइप ऑफ अग्रेशन, ये तो हर इंसान शो कर सकता है, ठीक है जी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेशन, ये जो पीछे वाला पार्ट है थोड़ा दोबारा पीछे जाके देख लेना, बुक हमारी रेफर करो, बुक रेफर करोगे तभी आपका फायदा है, ठीक है। कौन सी बुक है हमारी, साइकोलॉजी स्टडी मटेरियल, अवेलेबल ऑन अमेजॉन एज वेल एज psychoprodigy.in/store। डिस्क्रिप्शन में पहला जो लिंक है वही है और उसके नीचे सारे लिंक और है, ठीक है। तो प्लीज़ जाके बुक को लो तभी आपका फायदा होगा। इज दिस रिलेटेड टू सोशियोपैथ, सो काइंड ऑफ इट इज टाइप्स ऑफ अग्रेशन पढ़ते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वर्बल अग्रेशन, गालियाँ देना माँ बहन की, नेम कॉलिंग, गंदे गंदे लोगों को नाम, जैसे आप बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को बुलाना, ब्लैक लोगों को बुलाना, स्वेयरिंग गाली देना। फिजिकल अग्रेशन, हिटिंग एंड फाइटिंग, लोगों को फिजिकल हार्म पहुंचाना, लोगों से लड़ना, उनको मारना, दैट इज फिजिकल अग्रेशन। हॉस्टाइल अग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड टू कॉज इंजरी टू समवन, ये लोगों को सीधा मार नहीं रहे बट ये चाहते हैं कि किसी को इंजरी हो जाए। तो पता है कैसे, कोई बच्चा चल रहा है तो उसके नीचे पैर लगा दिया, कोई बच्चा कमरे में घुस रहा है तो ऐसे लगा दिया कि उसके सर पे बाल्टी गिर जाए, समझ रहे हो, ऐसी हरकतें हॉस्टाइल अग्रेशन, किसी को इंजरी करना चाहते हैं लेकिन वो सीधा सीधा मार नहीं रहे। गाड़ी का टायर फ्लैट कर दिया ताकि गाड़ी किसी की ठुक जाए, समझ रहे हो। प्रोएक्टिव अग्रेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज बुलिंग, किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं तब भी तुम उसको अग्रेसिव इंपल्स शो करो, दैट इज डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन। बंदे ने कुछ कहा नहीं है स्टिल, जैसे कि लॉन्डो के साथ होते हैं, वॉशरूम में है, बस जैसे अपनी सुसु कर रहा है, साइड में से कोई बंदा आ गया आपको मारने लग गया, ए चलना यहाँ से, ए मजे ले रहा आपसे, दैट इज प्रोएक्टिव अग्रेशन, बेफालतू अग्रेशन है वो। तो वर्बल अग्रेशन गालियाँ देना, फिजिकल अग्रेशन मारना, हॉस्टाइल अग्रेशन इंजरी करना विदाउट मारे, प्रोएक्टिव अग्रेशन बिना किसी प्रोवोकेशन के मारना, एवं ही मजे के लिए मार रहे हैं लोग। तो इजंट इट बैड, इट इज बैड, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। चलो भाई, तो हमारा ये सारा कंडक्ट डिसऑर्डर भी खत्म हो गया। फाइनल पे आ जाते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज ईटिंग। एक्चुअली दिस इज नॉट आखिरी, इसके बाद सब्सटेंस अब्यूज भी है, इसको लगातार करते हैं, 15 मिनट में खत्म करते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर सबको पता है 3 होते हैं, कौन से, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले लोग पता है क्या होता है, ये अपने आप की डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है इनकी, समझो क्या होती है, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है। ये अपने आप को ओवरवेट देखते हैं, इवन तो चाहे वो कितने भी स्किनी हो। अच्छा जी, पतले होते जाते हैं, खाना ना खाने के तब भी अपने आप को ओवरवेट माने जाते हैं। पर्सन रिफ्यूजेस टू ईट, कहते हैं मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ठीक है जी, कंप्लीट स्टारवेशन पे पहुंच जाते हैं। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग कंपल्सिवली, बेफालतू की एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, घंटों घंटों एक्सरसाइज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मुझे पतला होना है। एनोरेक्सिया नर्वोसा पता है क्यों बना इस दुनिया के अंदर, जब से ये 0 फिगर वगैरह पॉपुलर हुआ। एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत ज़्यादा होता है फीमेल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा। क्यों, इसी वजह से, क्योंकि फीमेल्स के ऊपर ये होता है, सोशल प्रेशर होता है कि हमें तो बहुत सुंदर दिखना है, मेकअप बेस्ट करना है, 0 फिगर रखनी है, अच्छी बेली होनी चाहिए। वो 36, 24, 28 जो भी होता है, आई डोंट नो क्या होता है ये, बट होता है ये, आई गेस फिगर के नंबर्स होते हैं। तो ये चीज़ है ना। रिफ्यूज टू ईट इन फ्रंट ऑफ दैट, शर्म आती है लोगों के सामने खाने में, ये सोच के कि लोग मेरे को समझेंगे कि मैं बहुत मोटा हूँ। अरे भाई साहब, क्या स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, समझो। लड़कियों की तरह, लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है, लूज लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेसिव वेट, और इतना वेट लूज कर देते हैं और इतना अपने वो स्टार्व कर लेते हैं दैट दे मे स्टार्व देमसेल्फ टू डेथ। कई बार लोगों को एनोरेक्सिया नर्वोसा से डेथ हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि ये खाना खाना छोड़ देते हैं, इतना डाइट कर लेते हैं कि मर जाते हैं यार, कि ये लिटरली मर जाते हैं।
तो ये दिक्कत होती है एनोरेक्सिया, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज है। ये पतले हैं तब भी सोचते हैं मैं बहुत मोटा हूँ, खाना खाना छोड़ देंगे, भर भर के एक्सरसाइज करेंगे, लोगों के सामने खाना नहीं खाएंगे, इन्हें शर्म आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेट चले जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा स्टार्व करके अपने आप को डेथ ले लेंगे। बुलीमिया नर्वोसा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे लोग हैं जो खाना तो खाते हैं, इनको खाना खाना बहुत है, बिंज खाते हैं, भर भर के ठूसेंगे एक बारी में, दे ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड इन वन सिटिंग, है ना। दे फील डिस, अब देखो बहुत सारा खाना एक बारी में खा लिया, अब खाने के बाद इन्हें शर्म लगती है, इन्हें खाने के बाद शर्म होती है, उनको हेलुसिनेशन भी होती है, आई डोंट नो, मे बी होती हो। अच्छा, एक बंदा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस बंदे को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर फॉर श्योर है, निकार्डो एवाकाडो। ये देखो, ये बंदा ऐसा सा है आज की डेट में, लुक एट हिज साइज, 350 किलो का इंसान है, वेंटिलेटर पे होते हुए भी ये बंदा इतना खाना खाता है जस्ट फॉर यूट्यूब व्यूज। लुक एट इट, ये बंदा पहला ऐसे था, इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, ही फील्स बैड अबाउट इट ऑल्सो बट ही स्टिल ईट्स इट। आज की डेट पे वेंटिलेटर पे भी भर भर के खाता है, इसकी एक्सेसिव वेट हो रहा है। एक ज़माने में सिर्फ हेल्दी खाता था 2016 में, लुक एट हिम नाउ। सो इस बंदे को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। कई बार ऐसे, ये जो आप देखते हो मुकबांग वीडियोस, कभी यूट्यूब पर देखना, देखी होगी आपने, देखो जल्दी चलूंगा लेकिन मैं आपकी लर्निंग जरूर चाहता हूँ। मुकबांग वीडियोस, ये ऐसी गंदी गंदी आवाज़ें निकाल के करते हैं, भर भर के खाते हैं ये लोग, देखते हो, देख रहे हो, ये देखो ये भर भर के खा रहे हैं। इनमें से मोस्ट ऑफ दी लोग आप देखो ना इतने पतले क्यों हैं, कई तो जेन्युइनली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जो कई होते हैं व्हाट दे डू इज दे सिंपली ईट अ लॉट। और देखो कई के तो फेस पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन कई लोग खाने के बाद उनको बुलीमिया नर्वोसा होता है, ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, फिर वो डिस्गस्टेड फील करते हैं कि ये मैंने क्या कर लिया, और उसके बाद अपनी बॉडी को पर्ज करते हैं, यानी बॉडी को पनिशमेंट देते हैं इतना ज़्यादा खाने के लिए। कैसे पनिशमेंट देते हैं अपने आप को, दे पर्ज देयर बॉडी विद फोर्स वॉमिटिंग, उंगली डाल डाल के अपनी बॉडी से उल्टी करवाते हैं, जितना खाना खाया सारा बाहर निकाल देते हैं। बताओ, यूज लैक्सेटिव, लैक्सेटिव क्या होता है, लैक्सेटिव होता है जिससे लूज मोशन लग जाते हैं, ताकि ज़्यादा पॉटी आए, सारा खाना जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, बॉडी में ना लगे। और डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या होता है, इससे सुसु बहुत ज़्यादा होती है, तो सुसु बहुत सारी आए, पॉटी बहुत सारी आए, एक साथ फोर्स वॉमिट हो, ताकि जितना भी खाना अंदर गया ना सारा बाहर आ जाए, और जब वो खा सारा खाना बाहर आ जाता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है, अब इनको रिलीफ होती है, जो इनको शेम और डिस्गस्ट फील हो रहा था इनकी वो रिलीफ हो जाती है। इतना खतरनाक डिसऑर्डर है ये। बहुत लोग होते हैं जो खाना खाना बंद नहीं कर पाते, और कई लोग हैं जो बस ठूसते हैं, जो ये हद से ज़्यादा ठूसने का डिसऑर्डर है उसे क्या कहते हैं हम, बिंज ईटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, बिंज ईटिंग कहते हैं। फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, भैया बार 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 आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग हो रही है, इसके अंदर कोई पर्ज नहीं हो रही, इसके अंदर कोई बॉडी रिलेटेड वो नहीं है। द पर्सन ईट्स एट हायर स्पीड देन नॉर्मल, ये देखो मुकबांग वाले लोग, इनकी कोई भी वीडियो लगा लो, किसी को भी देख लो, ये हद से ज़्यादा स्पीड पे खाते हैं, भर भर के खाते हैं, है ना। ये तो फिर भी कम खा रहा है, ये देखो ये बंदा है ना, ये देखो ये देखो, यार इन्हें देख के मज़ा लगता है जरूर है यार, काश मैं भी खा पाता इतना सारा खाना। देखो हाय राम, हाय राम, इतना खाना खाते हैं। ये देखो ये है परफेक्ट एग्जाम्पल, देखो हाय हाय कितना खाएगा भाई, जॉ लाइन इसकी तब भी है। द पर्सन ईट्स एट हायर स्पीड देन नॉर्मल एंड ईट्स टिल दे गेट अनकंफर्टेबली फुल, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा उस कॉन्सेप्ट पे। वॉट एक्चुअली भाई, हम लोगों को मजा आता है, ये वो काम है जो हम नहीं करते। हम लोगों को यूट्यूब वीडियो में क्यों देखते हैं, वही काम देखते हैं जो हम खुद नहीं करते, समझ रहे हो। चिकन लेग पीस, हाँ वो वाला अंकल, समझ रहे हो, बिंज ईटिंग है, उन्हें मोटे होते जा रहे हैं, देखो चिकन लेग पीस अंकल मे ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इवन व्हेन दे आर नॉट फीलिंग हंग्री, भर भर के ठूस लेते हैं जबकि इन्हें भूख लग भी नहीं रही। तो दिस इज ओनली बिंज ईटिंग, कोई इनका बॉडी पे वो नहीं हो रहा, कोई इनका ये नहीं है। जैसे देखते हैं चिकन लेग पीस वाले अंकल को देखते हैं, और उसके बाद हम आखिरी डिसऑर्डर करेंगे, चिकन लेग पीस अंकल, ये देखो चिकन लेग पीस है इसका लिटरली नाम, देखो भर भर के खाना खाते हैं। अरे हाय भाई तू यार चम्मच ले लेता यार, सही में यार, हाय राम, ये लौंडा भी क्या है, ये है क्या, ये है, शर्म नहीं आती तुम्हें, एव। चलो बिंज ईटिंग भी खत्म हो गई ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे सारे बिंज ईटिंग वाला डिसऑर्डर हो गया खत्म। अब आखिरी डिसऑर्डर पे आते हैं। कौन सा डिसऑर्डर है ये आखिरी, सब्सटेंस अब्यूज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर।
सब्सटेंस अब्यूज में देखो दो चीज़ें होती है, दारू का, अल्कोहल का, नशे का। क्या होते हैं अलग अलग नशे, नाम बताओ दो चार के, कॉलेज जाके तो आपको सब दिखेगा। गांजा होता है, हीरोइन होती है, कोक होती है, कोकेन होती है, बहुत चीज़ें होती है ना। लोग तो फ्लूइड सूंघते हैं, होते ना वाइटनर, नेल पेंट रिमूवर सूंघते हैं। लोगों को अलग अलग चीज़ों की वो होती है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बाय गॉड इस समय, लेकिन कोई नहीं, जय माता दी, वी विल डू इट। सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, नहीं अब तो मैं 5 मिनट करूंगा। पेट्रोल, भांग, एग्जैक्टली भांग पता है एक्चुअली गांजा ही होता है। एडिक्टिव डिसऑर्डर की दो चीज़ें समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब पता है क्या है? आज आपने पहली बार दारू पी, एक बोतल पी, चढ़ गई, एक हफ्ते तक एक बोतल पी, हाँ मज़ा आ गया भाई, चढ़ गई। एक हफ्ते बाद ना आपकी बॉडी को टॉलरेंस हो जाएगी, और बॉडी का अब क्या सीन हो जाएगा कि अब बॉडी चिल मार रही है, बॉडी को उतना अब हाई फील नहीं हो रहा एक बोतल से। तो आपने क्या किया, एक और बोतल पी, वो मज़ा फील करने के लिए, चढ़ने के लिए। 2 हफ्ते तक ये भी चल गया, कुछ समय बाद 2 बोतलें भी काम नहीं करी तो आप 3 पीने लग गए। करते करते जो ये बड़े बड़े अल्कोहलिक्स होते हैं ना, ये एक एक 15-15 बोतलें पीने के बाद भी नहीं चढ़ती बड़े बड़े अल्कोहलिक्स को। समझ रहे हो? सहनशीलता था, टॉलरेंस। तो इनकी बॉडी की टॉलरेंस बन जाती है, इनकी नहीं, इनकी बॉडी को वो मिल ही नहीं रहा। तो धीरे 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 इनका ग्राफ ऐसे बढ़ता जाता है। फॉर ड्रिंकिंग टू मच, ऐसी गंजेड़ियों का होता है। पहले हल्का सा फूकते थे तो मजा आ जाता, अब इतना ज़्यादा फूक रहे हैं कि भैया परेशान हो रहा है, बॉडी पे फिर इफेक्ट आने लग जाता है। तो एक हो गया विड्रॉल टॉलरेंस, दूसरी चीज़ होती है विड्रॉल सिम्टम। संजू मूवी देखिए, विड्रॉल सिम्टम दिखते हैं। एक बार भी अगर 72 घंटे के अंदर उन्हें वो नहीं मिला चीज़, तो उनकी बॉडी परेशान हो जाती है, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, ठीक है जी, ये सब चीज़ें उन्हें होने लग जाती है बहुत सारा। और क्या होता है, ट्रेम्बलिंग, कांपने लग जाते हैं, बॉडी ऐसे गंदे गंदे आपके शो करने लग जाती है चीज़ें कि मतलब मर जाऊंगा मैं, लेकिन मेरे को सब्सटेंस चाहिए। ये होते हैं विड्रॉल सिम्टम। इन विड्रॉल सिम्टम की वजह से लोग परेशान होकर पीते रहते हैं, क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। समझ रहे हो? संजू मूवी के अंदर विड्रॉल सिम्टम अच्छे से दिखा रखे हैं। अल्कोहल अब्यूज़ होता है भैया, आपको पता है अल्कोहलिक्स कैसे होते हैं, है ना? इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। अच्छा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है जी। ये देखो, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एक होती है स्टिमुलेंट, एक होती है डिप्रेसेंट, ठीक है? स्टिमुलेंट जो होते हैं, आप अगर लो फील कर रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी ला देती है, ठीक है जी। विड्रॉल की वजह से नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे नहीं होता, वो स्किज़ोफ्रेनिया एक अलग चीज़ है। स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जी लाती है, जैसे कि स्टिंग पीते हैं हम, है ना? आप रेड बुल पीते हो, ये सब क्या होती है, ये सब एनर्जी ड्रिंक्स, इसलिए स्टिमुलेंट होता है। इनके अंदर कौन सा स्टिमुलेंट होता है? इनके अंदर जो स्टिमुलेंट होता है वो हमारी चाय में भी होता है और कॉफ़ी में भी होता है, दैट इज कैफीन। तो कैफीन एक सब्सटेंस है जो एक स्टिमुलेंट है ना? सिमिलरली डिप्रेसेंट्स होते हैं। स्टिमुलेंट का काम क्या होता है? हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, वही हाइपर विजिलेंस वगैरह सब करवाता है, हमारे को चौकन्ना करता है, हमारे अंदर एनर्जी भरता है। डिप्रेसेंट होता है हमारी हार्ट रेट नॉर्मल लो कर देगा, ब्लड प्रेशर लो कर देगा, हमें चिल एकदम वो अस्सलाम वालेकुम, है ना, एकदम मतलब मजे मार रहा है बंदा अपने जीवन के, चिल मार रहा है, उसकी सेंसरी एबिलिटी लो हो चुकी है, हर चीज़ लो हो चुकी है, उसको मतलब परसेप्शन वगैरह लो हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, उसकी बॉडी एकदम स्लो है, देख रहे ना, है जी। या निकोटिन इज ऑल्सो अ स्टिमुलेंट। चलो देखते हैं अब कौन सा स्टिमुलेंट है, कौन सा डिप्रेसेंट है। ये देखो, कोकेन, निकोटीन, कैफीन, ये सब क्या है? स्टिमुलेंट है। अल्कोहल, हेरोइन और कैनबिस, ये सब डिप्रेसेंट। तभी अल्कोहल पीने का लोग भाई प्रीति मेरे को बहुत पसंद है भाई, ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है तो ये सब करते हैं। चलो ये पढ़ लेना, नाम पढ़ लेना भाई। अब उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बताती है कुछ नाम और क्या क्या वो होते हैं। एक होते हैं हेलुसिनोजन, जो हमें हेलुसिनेशंस देते हैं, वो है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइलामीन। एलएसडी एक वो है, ऐसे मेसलिन भी होता है, मेस्कलिन, ठीक है जी। ये लोग लेबोरेटरी बनाते हैं, ब्रेकिंग बैड जैसी अलग अलग मूवीज है इनके अंदर होता है ना। तो ये नेचुरली अकरिंग साइकेडेलिक है। तो साइकेडेलिक क्या होते हैं? जो हमें शिव जी दिखा दे, जो हमें हेलुसिनेशन करा दे, डिल्यूशन करा दे। तो कभी देखना हो तो देखना साइकेडेलिक कैसे होता है। और देखो इसी टाइम पे मेरा कैमरा ख़राब हो गया, कोई नहीं, एनीवेज इस समय कैमरा ख़त्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये क्लास तुम तब भी ख़त्म करने ही वाले हैं। चलो, तो इसी के साथ ये थोड़ा सा पेजेस को पढ़ लेना, बुक को ज़रूर यूज़ करो, बुक को रेफ़र करो, ठीक है जी। बुक को रेफ़र करोगे तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो फ़ायदा होगा। नहीं करोगे तो भैया मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है, आप ही का लॉस है। चलो, बैकलाइट कॉम्पोजिशन अप्लाई, ओके। चलो, इसके साथ फाइनली चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। जय माता दी। ओ माय गॉड, वी डिड इट। 2 घंटे 17 मिनट की लाइव क्लास लिया आज हमने, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मतलब बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, सबको मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है जी। साइको, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे अच्छे नाम पता है बच्चों को। एनसीईआरटी से ये चीज़ पढ़ने वाली है, बड़े नंबर का आता है ये, मैं आपको बताऊंगा आखिर में, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बाय बाय सर, बाय बाय पलक, सबको बहुत जल्दी जाने की, मेरे को भी है, इसलिए सायोनारा, होला अमीगो, सबको सलाम, रघुपति राघव राजा राम। बहुत कड़ा भैया, मज़ा आया। चलो फाइनली ख़त्म हो रहा है, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके देखते हैं हम क्वेश्चन कब लगाएंगे, मे बी शाम को लगाएंगे, आई विल टेल यू, ठीक है। विद दैट, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।